ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गणपति हो गया, गणपति बप्पा मोरया। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा एकदम से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए फिर थोड़ा एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं। मेरे को बहुत मतलब, अभी तुम पेपर वगैरह पढ़ते हो क्या? नहीं ना, वो छोड़ा है ना तुमने, ऐसा फालतू अफवाह पालो मत कि पेपर पढ़ना होता है। तो इंस्टाग्राम की जनता, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं वगैरह, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। न्यूज़ रिलेटेड क्यों पढ़ना चाहिए। तो अभी एक फ़ोटो शेयर होगी पहले। अभी तो अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ वो देख लेते हैं पहले। तो आपको पता है क्या कि एलिफेंट का सेक्स रेशियो कितना है, मतलब मेल इज टू फीमेल कितना है, पता है कुछ? तो मेल इज टू फीमेल का रेशियो है 1:100, मतलब 1 मेल के पीछे 100 फीमेल्स है एलिफेंट्स में। इतना ज्यादा। अभी इशू क्या हुआ, अभी बीच बीच में साउथ इंडिया में तुमने केसेस देखे क्या कि ऐसे क्या बोलते हैं, बौखलाए हुए हाथी एकदम ऐसे गांव में चले जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा क्या बोल सकते हैं, नुकसान कर देते हैं। ऐसे तुमने इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह देखे होंगे कि हाथी एकदम गाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं वगैरह वगैरह, है ना? तो एक एडिटोरियल मैंने पढ़ा, उसमें काफी इंसाइटफुल मेरे को लगा वो एडिटोरियल, क्योंकि बाकियों का सिर्फ ये बोलना था कि मैंने जितना भी पढ़ा था पहले हाथियों के बारे में, कि उनका ऐसा बोलना था कि भाई हाथी ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई उनका कहाना का जो उनका एरिया था वहां पे घर वगैरह बन गए होंगे, और उस वजह से फिर हाथी वहां पे भाई जो भी कर रहे हैं वो तांडव मतलब बोल सकते हैं कि वो हो रहा होगा, है ना, ऑब्वियस था। पर अब वो एडिटोरियल में कुछ अलग ही चीजें बताई गई। अब ये हाथी दिख रहा होगा मोर और लेस, और फीमेल कंपेनियन उसके साथ 1:100 रहने के बाद में भी इश्यू क्या हो रहा है पता है क्या? 1:100 का रेशियो। तब भी क्या इशू हो रहा है पता है? कि हाथियों में ब्रेकअप का प्रमाण बढ़ गया है। लिटरली बोल रहा हूँ। तो उस वजह से उनका एग्रेशन शांत नहीं हो रहा। तो वो एग्रेशन दबाने के लिए कहा ना कहा दारू पीना चाहते हैं। ये लिटरली वो एडिटोरियल में था। और जो गाँवटी दारू बोलते, जिसके लिए कोई लीगल परमिशन नहीं लगती, वो बहुत सारे साउथ इंडिया या फिर ट्राइबल एरियाज में बनती है गाँवटी दारू, और उसे बेचा जाता है। अपने इधर भी तुमने सुना होगा महुआ की दारू वगैरह बोलते हैं उसे। तो क्या हो रहा, अब वो उनका एग्रेशन शांत करने के लिए कहा ना कहा दारू के खोज के लिए निकलते, और उनको कहाँ मिल रहा वो चीज, तो प्रॉपर ट्राइबल एरियाज वगैरह मिल रहा है, या साउथ एरियाज में जहाँ पे प्रॉपर वो चीज हो रही है, तो वो वहां पे जाते हैं। तो मोर और लेस मेरे को ऐसा दिखाई पड़ा कि एलिफेंट की स्टोरी मेल से ज्यादा अलग नहीं है। मोर और लेस एलिफेंट्स का कबीर सिंह वाला चीज चल रहा है फेज लाइफ का, कि भाई एक पॉइंट पे वो 1:100 का रेशियो है तो भाई सब सही चलेगा, उनके हिसाब से तो ठीक ही था। पर वो एक हाथ मतलब हथनी ने जिसने धोखा दिया है, उस वजह से भाई एकदम एग्रेशन में आ जाते और चीजें करना स्टार्ट कर देते। मतलब वो दारू के पीछे भाग रहा है, या फिर तोड़ फोड़ कर रहा है, या फिर सब चीजें चल रही है। अब ये वाला जो न्यूज है वो मैंने क्यों शेयर किया, तो ऐसा डायरेक्टली उस एडिटोरियल में पूरा के पूरा दिया हुआ नहीं था वर्ड टू वर्ड, पर कहा ना कहा थ्रेड्स थे। मतलब कभी भी एक एडिटोरियल में सब कुछ नहीं होता, उसके आजू बाजू में तुम ढूंढोगे तभी दिखाई पड़ता है। समझने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक उड़ती उड़ती अफवाह अगर तुम्हारे तक आई कुछ, तो तुम उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो, तो तुमको पता होता है कि खबरी कौन हो सकता है, तो तुम उस तक जाते हो और पूछते हो कि क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। सपोज अगर यहाँ पे कोई झगड़ा हो गया, तो तुम वो लोगों से पूछेंगे अरे क्या हुआ था वगैरह वगैरह। तो वैसे ही मैं एडिटोरियल के बहुत ज़्यादा डेप्थ में गया, चीज़ें पता चली कि ओके ऐसा भी कुछ हो रहा है या फिर वैसा भी कुछ हो रहा है, वाले सेंस में ये चीज़ हो रही है। तो मेरा ये बोलना है कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम में तुम्हें इसलिए इंजॉयमेंट या फिर वो उतना क्या बोल सकते हैं अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ऐसा सिंगुलर वे में तुम पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ने का बोल के पढ़ रहे हो कि भाई मेरे को वो एडिटोरियल खत्म करना है, वैसे मत पढ़ो। ऐसे सपोज करो एडिटोरियल बहुत बड़ा होता है,
इतना पेज का एडिटोरियल होगा और इसमें बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स होंगे। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद में रुको थोड़ी देर, समझो वो एडिटोरियल तुम्हें क्या बोलना चाहता है, वर्ड टू वर्ड लाइन समझो उसकी। और वो लाइन समझने के बाद में, वर्ड टू वर्ड लाइन समझने के बाद में तुमको पता चलेगा कि ओके, ये जितना बोल रहा है उतना उस पैराग्राफ में लिखा भी नहीं है, ये कुछ और भी बोलना चाहता है उसके साथ में। अब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अब वो जाकिर खान का एक डायलॉग है, पता है क्या, कि एक पॉइंट के बाद में अच्छा ठीक है सफाइस कर देता चीजों को। ये पता है ना, जाकिर खान बोलता है कि भाई, पता है ना जाकिर खान कौन है तो? यार तुम पूरा ब्लैंक हो गए। अच्छा तो फिर देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे तुमको पता होता है, एक तुम में से कोई पोएट्री वगैरह लिखता है, अभी मैंने देखा था गणेश, मतलब गणपति के टाइम पे वगैरह, है ना? आप थोड़ा ऐसा जान लाओ जिंदगी में तुम्हारे, एकदम भी ऐसे मुर्दे जैसे मत पड़े रहो, थोड़ा सा ऐसा जान दिखाओ मेरे को, मैं बहुत कुछ पूछ करना ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने पोएट्री वगैरह पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, है ना? अच्छा हाँ बोला करो, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तो मैं ये बोल रहा था कि एक पोएट्री है, सिंगल लाइन की है। देखो क्या, लफ्ज मतलब क्या होता है हिंदी में? लफ्ज मतलब वर्ड। तो ये लाइन ऐसी है, ध्यान से सुनना, बहुत कम लोगों को समझेगा अगर उतना डेप्थ नहीं होगा तो। लफ्जों में जो लफ्ज छुपे होते हैं वो आखिर लफ्जों को भी पता नहीं होते। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आदमी बोलना कुछ और चाहता है और वो उसके वर्ड्स में छुपा लेता है। जैसे आप तुम एक आधे दोस्त को बोलोगे कि यार अपने को कल बाहर जाना है, तो वो तुम्हें डायरेक्ट नहीं नहीं बोलेगा, वो बोलेगा उद्या बघू, बघू, जमलं तर जाऊ, माझा बहुतेक नहीं जमणार। तो उसके लफ्जों में क्या लिखा हुआ था कि मेरे को नहीं आना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वैसा ही कुछ एडिटोरियल्स का भी होता है। तुम अगर उसे सिर्फ एक सिंक्रोनाइज वे में पढ़ना चालू करोगे, रामायण जैसे कि भाई मैं श्लोक बाय श्लोक पढ़ता हूँ उसको, तो उसका मीनिंग नहीं लगेगा और तुम्हें इंटरेस्ट जागृत नहीं होएगा। एडिटोरियल्स को समझने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ता है। मतलब समझो तुम एक लाइन पढ़ रहे हो, तुमको कुछ ना कुछ नहीं समझा वो पहले लाइन में, तो उसको सोचो पहले कि ये क्या बोलना चाहता है। अभी प्रॉपर ऐसे एप्स वगैरह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चैट जीपीटी वगैरह वगैरह, कि वो तुम्हें सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे भी कि वो क्या बोलना चाहता है। ओके, तो ऐसे वर्ड टू वर्ड जाओ और फिर धीरे धीरे तुम्हें पूरा समझ समझेगा कि एडिटोरियल होता क्या है, और उसका ग्रेटिफिकेशन अलग ही होता है। ठीक है, तो ये यहीं पे एंड करते हैं। मेरे को ये सिर्फ स्टोरी बताना था कि एलिफेंट का ऐसा कुछ तो हो रहा है, वो ऐसा सिंगल लाइन पिक्चर नहीं है कि सिर्फ उसकी जगह ले ली जा रही है, कहाँ ना कहाँ उस पर एक अलग अत्याचार चालू है। और भाई ऐसा कुछ है ही नहीं कि भाई, ऐसा क्या बोल सकते हैं उसको, प्रजाति चेंज हो गई तो उसके साथ कुछ अलग स्टोरी चल रही। एलिफेंट्स के साथ भी वही किस्सा चल रहा है जो नियर अबाउट सबके साथ चल रहा है, कुछ ना कुछ। तो ठीक है, मेन था जीएसटी, जो पिछले क्लास में बहुत ही बोगस गया था। क्या बात, मतलब वो मैंने बताया था पिछले बार क्या इशू हुआ था, तो उस चीज के पीछे अगर मोरलेस अभी ठीक है, मम्मी की तबीयत, वो हाथ वगैरह फ्रैक्चर हुआ था तो ठीक है अभी। तो अभी आज प्रॉपर जीएसटी समझेंगे एकदम वर्ड टू वर्ड मैनर में, कि जीएसटी पर्टिकुलरली क्या बोलना चाहता है, कहाँ से आया था, क्यों वगैरह पूरा। लास्ट मतलब ये क्लास एंड होने होने तक पूरा जीएसटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जीएसटी चालू करने से पहले पहले ये देखते हैं कि टैक्स सिस्टम आखिर एग्जिस्टेंस में आई क्यों। मैंने पिछले बार बताया था कि टैक्स के दो टाइप्स रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स वगैरह वगैरह, पूरी राम कहानी बताया था। पर मेन चीज है कि राम आए कैसे। तो राम इस स्टोरी का है टैक्स सिस्टम। तो टैक्स सिस्टम आई क्यों, गवर्नमेंट टैक्स ले क्यों रही तुमसे। तो मेरे पास इसको समझाने के लिए बस एक स्टोरी है, मतलब एक एग्जाम्पल है। तुम मिराज में जाते हो मूवीज वगैरह देखने, है ना? मिराज में तुम गए और तुम्हारे को एक टिकट मिला। ओके, और वो टिकट पे ऐसा लिखा रहता सेंट्रल जीएसटी 18%, स्टेट जीएसटी 18%। ये तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने क्योंकि तुम पिक्चर देखने जा रहे हो। ओके, पर ये टैक्स इसलिए क्यों लग रहा होगा तुम्हारे हिसाब से? पहले तो ये टैक्स तुम्हारा
और वो मिराज क्या बोल सकते हैं, वो टॉकीज के बीच में का इशू है, नहीं है, दो लोगों के बीच में का इशू है। पिक्चर मिराज में मतलब दिखाई जा रही है, तुम पिक्चर देखने जा रहे हो, इसमें गवर्नमेंट आने का कोई मतलब बन नहीं रहा था अगर सीधे तौर पे देखे तो इसमें गवर्नमेंट क्यों बीच में आई? तो मिराज को इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा? गवर्नमेंट। वहां तक जाने का रास्ता गवर्नमेंट। पानी कौन पहुंचा रहा है वहां पे? गवर्नमेंट। सीमेंट के वगैरह ऊपर मतलब जो भी वो मिराज को कंस्ट्रक्ट होने के लिए चीजें लगी है वो भी किसने प्रोवाइड की है? एनी हाउ, मतलब किसी ना किसी को काम पे लगाया वगैरह, वो सब चीजें हटा दीजिए। पर ये पूरी जो लैंड है इंडिया की वो किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंदर है। मतलब इसके अंदर के पूरे जो रिसोर्सेस है वो भी गवर्नमेंट के है। मतलब यहाँ पे तुम जो भी चीज देखोगे वो एट मतलब इधर से ना उधर से गवर्नमेंट के अंडर ही आने वाली है सब चीजें। तो इसलिए मिराज में जब तुम पिक्चर देखने जाते हो तो गवर्नमेंट ने जो काम किया है मिराज वो टॉकीज के लिए, उसकी सर्विसेज लोगों को उपभोग करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस लगाती है। अब इतना तुम बेसिक समझ गए होंगे कि भाई कोई भी चीज, मतलब पुलिस हो गई, डिफेंस हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे पूरे पब्लिक को जो सर्विसेज दे रही है। जैसे तुम अभी बेंचेस वगैरह देखते होंगे जहाँ तुम बैठते होंगे, वहाँ पे ऐसा लिखा रहता होगा कि पर्टिकुलर आमदारानी हे दिलेले आहे बा, है ना, सो एंड सो पर्सन ने ये दिए है। तो वहाँ पे क्या है, वो एक पब्लिक सर्विस है एट दी एंड। तो उसका क्या मिल रहा है? लोगों को लाभ मिल रहा है। पब्लिक को पब्लिक पब्लिक के लिए ला रहा है ना वो चीज। तो एक्चुअली में वो पब्लिक में लाने के लिए जो पैसा लगेगा वो कहाँ से लिया जाएगा? हमसे ही लिया जाएगा। तो फिर जिनकी अमाउंट मतलब जिनकी पगार ज्यादा है उसके स्लैब्स वगैरह गिरे, उस हिसाब से फिर टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और बाद में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इतना समझा कि टैक्स क्यों ले रही है गवर्नमेंट? अब तुम कोई भी एक प्रोडक्ट उठाओ, मैं तुमको बताता हूँ कि क्यों गवर्नमेंट उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स। कोई भी एक प्रोडक्ट बताओ। क्या? पॉपकॉर्न, हाँ। अब भाई ने पॉपकॉर्न का नाम लिया, अब उसके पीछे जाओ कि वो पॉपकॉर्न बनता किससे है? कौन से बनता है? कौन कहाँ पे हो रहा है? जमीन पे हो रहा है। वो जमीन किसकी है? फार्मर की है। उसके अंदर जो क्रॉप लगाए जाए वो फार्मर ने लगाए हैं, ठीक है। पर फार्मर ने क्रॉप लगाने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी से क्या बोल सकते हैं, पेस्टिसाइड लिया होगा, फर्टिलाइजर लिया होगा, और फिर क्रॉप मतलब उसके लिए जो क्या बोल सकते हैं बेसिक चीजें लगती होंगी उसे उगाने के लिए, सीड्स वगैरह लगते होंगे, वो भी गवर्नमेंट से लिया होगा सस्ते दामों पे। वो जमीन भी गवर्नमेंट से ही ली गई है एट दी एंड, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया पूरी की जमीन, इंडिया की पूरी जो जमीन है वो गवर्नमेंट के अंडर है एट दी एंड। तो इसलिए गवर्नमेंट एट दी एंड पॉपकॉर्न पे टैक्स लगा रही है। यहाँ तक समझा? वैसे समझ रहा है तेरे को? कुछ कंसर्न होगा तो होता। ठीक है, यहाँ तक समझ गया है ना सबको? ठीक है। तो टैक्स सिस्टम क्यों आया था? क्योंकि गवर्नमेंट एनी हाउ हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके पीछे खड़ा हुआ है, और इसलिए हमारे ऊपर उस चीज का टैक्स लगता है। ओके। अब हम आगे जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ओके। अब मेरा एज तुम्हारे से 4-5 साल बड़ा हूँ, ओके। तो एक बड़े भाई के नाते मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे क्लास में ऐसा कुछ होता था क्या कि कोई भी अगर गलत काम हुआ है तो पूरे लोग मिलकर डिसाइड कर लेते कि एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले लेंगे और उसके ऊपर वो चीज गलती रख देंगे? ऐसा कुछ होता था क्या? होता था क्या? थोड़ा बहुत होता होगा क्या? तो हमारे केस में ऐसा होता था। तो हमारे इसमें हमारे क्लास में एक, मतलब ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ये मेरे घर खेल की नहीं है, टॉपिक रिलेटेड है, तो बी विद द क्लास। तो मेरे क्लास में एक लड़का था अनिकेत मोरे नाम का। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड है इनडायरेक्ट टैक्स से। ये पर्सन आगे जाके इनडायरेक्ट टैक्स समझाने वाला है तुम्हारे को, तो बी विद द क्लास। तो हमारे क्लास में ऐसा रूल था कि अब कुछ भी हो जाए क्लास में, कुछ भी, ओके। एक बार सेटल डाउन हो जाओ यार, कुर्सियां है ना।
यार थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना, वैसे भी एक ही दिन तो क्लास होता है। एक काम करो, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ पहले। मेरे को लग रहा है दो चार लोग सामने मतलब आएंगे ही। आगे आगे आ जाओ। यहाँ तक आ जाओ, ये वाली जो रेस है ना, वहाँ तक आ जाओ। हाँ, बस। जल्दी जल्दी सेटल डाउन हो रहे। बंद करके देख बना। अरे वही कोई ना कोई बंद करके देखो। हाँ ठीक है, छोड़ो। देखिए, सिर्फ एसी लगाने दो यार, इसमें गर्मी हो रही है मेरे। ये वाला लगाने दो। कौन सा? ये वाला ना? हाँ वही लगा। एक चालू करते हैं, अगर ज्यादा गर्मी लगी तो वो भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शांति। हो गया। सेटल डाउन हो गए। अनिकेत मोरे पे जाते हैं। अब शांत रहो, ठीक है। तो देखो, हमारे क्लास में एक रूल था कि मैं गोल्डन किड्स में पढ़ा हूँ। तो हमारे क्लास में एक रूल था कि भाई कुछ भी हो जाए क्लास में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, तो भाई अनिकेत मोरे का नाम फंसाना है, कुछ भी हो जाए तो। मतलब सपोज करो कुछ भी हो जाए, ऐसा करो कि भाई एक लड़का गिर गया और मास्टर मतलब सर ने आके पूछ लिया कि इसमें किसकी गलती है, तो भाई की गलती है। हमारा भांडा तब फूटा कि एक दिन क्लास में लिपस्टिक पाई गई। और ट्रूली है, मैं कोई ऐसी बनावट नहीं बना रहा। एक दिन क्लास में लिपस्टिक पाई गई और फिर पूछा गया कि ये किसकी है, और फिर भी अनिकेत मोरे का नाम लिया गया। पर उसमें इश्यू क्या हो गया, उस दिन अनिकेत आया ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, अनिकेत ना आने की वजह से ये सर को कहाना का क्लिक हो गया कि सब लोग साले कमीने हैं ये, और एक ही बंदे का आदमी का नाम बताया जा रहा है करके। अब इसमें मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या हो रहा था कि कुछ भी हो गया, मोरे के ऊपर लगा दिया जा रहा था सब इल्जाम, कुछ भी होने दो। पर बाद में क्या हुआ, हमने एक चीज ऑब्जर्व की उसके बाद में, कि जब मोरे का नाम फंसा दिया जाता था, मोरे एक्चुअल में कल्प्रिट है क्या? नहीं है, कोई ना कोई दूसरा है। ओके। तो उसके बाद क्या होता था, ये भाई सामने आते थे। द यूनिवर्स डज नॉट कैरी डेप्थ, इट ऑलवेज रिटर्न्स बैक टू यू व्हाट यू गिव इट। तो जो हमने गलत काम किया था मोरे का नाम ले लेके, तो एक्चुअल में जिसकी गलती होती थी, वो थोड़े दिन बाद उसे सजा कैसे ना कैसे करके मिल जाती एट दी एंड। अब ये स्टोरी क्या समझी तुमको, कि मोरे के ऊपर लाद दिया जा रहा है, और एक्चुअल में कर्मा थ्योरी क्या बोलती है कि भाई कुछ भी हो जाए, आखिरी में जिसकी गलती है उसे उसका फल मिलेगा कैसे ना कैसे करके। अब तुम्हारे लाइफ में भी कुछ कर्मा के एग्जाम्पल होंगे ही, खुद के ऊपर भी बीती होंगी और दूसरे पर भी बीती होगी। तो फिर अभी आगे चलते हैं। अब ये कर्मा थ्योरी और मोरे एकदम रिलेटेड है इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है कि जो शॉपकीपर से तुम चीजें खरीद रहे हो, वो एक्चुअली में गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है कि मोरे पनिशमेंट ले रहा है। पर एक्चुअल में कर्मा थेरी क्या बोलती, कि कर्मा अपने आप उस आदमी पे पहुंच जाता जिसने वो चीज करी हुई है। तो फिर वो कर्मा थेरी के हिसाब से वो जो अनिकेत मोरे ने काम नहीं किया था वो वापस से कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो इसमें क्या हुआ, अनिकेत मोरे पे कैसे ना कैसे दोष लगाए गए, पर एट दी एंड जिसके ऊपर वो बीतनी चाहिए थी वो एक्चुअल में कर्मा थ्योरी के हिसाब से बीत गई। तो वैसे ही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या करता है, लगने दो बोलते हैं, जिसके ऊपर लगना है लगने दो। डायरेक्टली नहीं लग रहा है वो, डायरेक्ट वो जो कल्पिट है उसके ऊपर लग रहा था क्या? वो नहीं लग रहा था।
वो किसी दूसरे पे लग रहा था, अनिकेत पे लग रहा था। वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स है कि वो किसी दूसरे पे लग रहा है, मतलब शॉपकीपर पे लग रहा है, पर शॉपकीपर कहाँ से ले रहा है? तुम लोगों से पैसे ले रहा है, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके जरिए, और वो एक्चुअली में गवर्नमेंट तक वो पैसे पहुंचा रहा है। अब इससे अच्छा एग्जांपल मेरे पास नहीं था इनडायरेक्ट टैक्स समझाने का। इनडायरेक्ट टैक्स समझा, टैक्स सिस्टम क्यों एग्जिस्टेंस में आई वो समझा। उसके पहले वो हाथी वाला चला गया होगा। ठीक है, हाथी वाला समझ गया क्या चल रही है भाई स्टोरी, और उसकी वजह से एडिटोरियल्स पढ़ो, मैं धीरे धीरे और भी बताऊंगा एडिटोरियल। तो ये चल रहा था, और ये मैंने बिल बताने के लिए बिल भी लाया कि सेंट्रल जीएसटी 9%, स्टेट जीएसटी 9%, ऐसा कुछ तो बिल बनता है अभी एट प्रेजेंट, ऐसा सिचुएशन है एग्जिस्टेंस में। तो एक्चुअल में इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। सप्लायर मतलब अनिकेत मोरे या फिर वो दुकान वाला, ये टैक्स गवर्नमेंट को देता है, लेकिन वो इस टैक्स का अल्टीमेट बर्डन कर्मा के वजह से किस पे आ रहा था? जिसने कल्पित था। तो अंतिम भार एंड कंज्यूमर तक, अंतिम ग्राहक पर डाल देते हैं। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ तक ये चीज समझ गई। अब एक नई टर्म आई एग्जिस्टेंस में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसके लिए भी हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले बार मैंने एक क्लास में बताया था कि भाई वो मैंने एक मेरे दोस्त को मारा था, मतलब बता देता हूँ पूरा, कुछ दो तीन चेहरे नए दिख रहे हैं। तो ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त। तो मैंने क्या किया, मेरे दोस्त को मैंने अच्छा सूता, प्रॉपर, जितना ऐसा था कि भाई इससे कुछ तो करना है मेरे को, मैंने कर लिया। उसके बाद में इसका दिमाग खराब हो गया। ये बोलते मैं इससे 1 by 1 तो नहीं खेल सकता। तो फिर भाई बोले कि मैं किसी ना किसी टीचर की मदद लूंगा। फिर ये पीटी टीचर के पास गया, और पीटी टीचर ने भी मेरे साथ वही सलूक किया जो मैंने किया था, वो भी प्रॉपर तरीके से। पर ये बहुत कमीना आदमी, इसने क्या किया, पीटी टीचर के पास जाने के बाद भी इसका मन नहीं भरा। ये फिर दूसरे टीचर के पास, मैथ्स के टीचर के पास, साइंस के टीचर के पास, एक और भी ज्योग्राफी के टीचर के पास, ये हर एक टीचर के पास ले जाके प्रॉपर दे रहा था। और इसमें क्या हो रहा था कि मैं ऐसा मेरे टीचर को बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरा एक बार हो गया, बोल भी नहीं सकते अपन, मिल रहा ले लो, जो जो उनके मन से दे रहे हैं वो ले लेने का वो टाइम पे। तो ऐसा चीजें मेरे साथ हो रही। तो इसमें कौन पिस रहा था? मैं प्रॉपर तरीके से पिस रहा था। पर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में जैसे मोरे का वो कर्मा थ्योरी आया सामने कि भाई ये आदमी बहुत बार पिस रहा है करके, क्योंकि फिर इतना उसने मैंने मार खा लिया, तो मेरी भी भरास थी, तो मैंने फिर और उसको सूता। फिर वो साइकिल वैसी ही रिपीट हुई जैसे पहले हो रही, यही चीजें चल रही। फिर एक पॉइंट के बाद सर को देखने में आ गया कि पीटी सर मार रहे हैं, और थोड़ी देर बाद में ये बंदा मेरे पास भी लेके आ रहा है मैथ्स के टीचर के पास में। और मैथ्स के टीचर ने अभी देखा कि भाई पीटी के सर ने मारा है करके। तो मेरा ऐसा दिख गया कि अरे हाँ दिखने में आ रही है करके चीज। पर ये क्या हो गया, अब वो मैथ्स के टीचर भगवान के दया से वहां पे थे, उन्होंने देख लिया कि पीटी के सर ने अभी अभी सूता है भाई उसको पकड़ के अच्छे से। हर बार ऐसा नहीं होगा, भगवान इतना भी अच्छा कृपालु नहीं है मेरे ऊपर। तो अब इसको रिलेट करेंगे हम किस चीज से, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ। तो इसमें क्या हो रहा था, सपोज करो ये एक प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट लेने का बताओ, रॉ मटेरियल वाला प्रोडक्ट बताना, जल्दी जल्दी बताया करो यार, कुछ भी बताओ ना यार। हाँ चलो कॉटन लेते, ओके, ये है कॉटन, ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, ओके। इसके ऊपर टैक्स कितना लगा, मतलब सपोज करो इसके ऊपर एक टैक्स लगा 18% का, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लग गया ना 18% का। सेकेंड टाइम इसके बनेंगे कपड़े, या फिर पहले कॉटन का क्या बनता है, ऐसे धागे बनते हैं, तो ये समझो धागे है, इसके ऊपर भी 12% का टैक्स लग गया, ठीक है। फिर इसका क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा जो पहना है हम। फिर शर्ट्स वगैरह बनेंगे, टी शर्ट टॉप वगैरह समथिंग समथिंग, इसके ऊपर भी 10% का टैक्स लग गया। तो एक्चुअल में
ये प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैक्स लगा है? 18, 12, 10। एकदम ऐसा रॉ सिर्फ इसका कैलकुलेट करके बता दो कितना हो गया। 40% का टैक्स लग गया। तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट एकदम ऐसा 100 रुपए का था, सपोज करो यहाँ पे, वो यहाँ पे कितने का हो गया? 140 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ से बेचने के बाद हो गया होगा। ओके, यहाँ तक समझ गया। पर गवर्नमेंट के नजर में ये चीज आई कि भाई इसके वजह से कॉस्ट बढ़ जा रही है बोलते प्रोडक्ट की। अब ये कॉस्ट बढ़ने की वजह से फिर वही हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा, लोग खरीदेंगे नहीं, वगैरह वगैरह सब चीजें चलेगी। फिर इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे सोचा कि भाई ये जो रिसिप्ट है कि तूने यहाँ पे 100 रुपए प्लस 18%, मतलब 118 रुपए भरे हैं। ओके, जब तू ये वाली चीज बेचेगा किसी को, ठीक है, मार्केट में लाएगा तभी टैक्स लगेगा ना एक्चुअल में। इतना तो समझ रहा। कहाँ पे भी नहीं समझा तो रोक देना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी जीएसटी 2.0 आया है, मैं वहां तक कनेक्ट करने वाला हूँ ये पूरे धागे धोरे उसके। तो अभी 118 का प्रोडक्ट था, इसके ऊपर 12% का टैक्स लगने के बाद कितना हो जाएगा? सपोज करो 130 का हो रहा मोर और लेस, अब वो फ्रैक्शन विक्शन पे मत जाओ, 130 का वो प्रोडक्ट हो रहा होगा, ठीक है। पर गवर्नमेंट क्या बोले, ये तो फालतू में प्रोडक्ट का सिर्फ वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, मतलब वो कॉटन से धागा बन गया है, प्रोडक्ट तो वही एक है, यूनिक वाला कॉटन ही था। तो गवर्नमेंट क्या करने लग गई, अब एक वैल्यू एडिशन टैक्स नाम का कंसेप्ट आया कि मतलब सपोज करो अभी 118 रुपए का तो ये प्रोडक्ट पहले ही था ना, तो इसके ऊपर वैल्यू एडिशन जितनी हुई है, मतलब कॉटन से जब वो धागा बनाऊंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई होंगी वो प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो वैल्यू ऐड पे ही सिर्फ टैक्स लगेगा। मतलब सपोज करो अभी ये जो तुम 130 रुपए का बेचने वाले थे ना, तो अब तुम 130 रुपए का नहीं बेचोगे इसको, ये थोड़ा ज्यादा ले। 150 रुपए का जो तुम बेचने वाले थे टैक्स वगैरह लगने के बाद, अब तुम 150 रुपए का नहीं बेचने वाले। क्यों? क्यों नहीं बेचने वाले? तो ये 18% जो तुम्हारे को टैक्स लगा था, उसके अंदर से तुम्हारा 12% कट जाएगा। मतलब ये जो तुमने 18 रुपए यहाँ पे दिए थे, और यहाँ पे सपोज करो तुम 20 रुपए देने वाले थे टैक्स में, पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि वैल्यू एडिशन जितना हुआ है, 2 रुपए का ही वैल्यू एडिशन हुआ है ना, दो 2 रुपए ज्यादा टैक्स लग रहा है। तो तुम क्या करोगे, 20 में से 18 माइनस हो जाएगा, क्योंकि तुमने पहले ही इस चीज का टैक्स दे चुके हैं बोलते, जिससे तुमने कॉटन लिया है। आया ना ध्यान में क्या बोल रहा हूँ मैं? तो फिर इसमें एक सिंपल वे में क्या हो रहा है कि जैसे प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन होते जाएगा, और वो जब गवर्नमेंट को दिखा देगा कि भाई देख मैंने जो पिछला प्रोडक्ट लिया था ना इसे बनाने के लिए, उसमें मैंने 12% टैक्स दिया है पहले से, तो वो जो तुम अगला टैक्स देने वाले हैं ये प्रोडक्ट बनाने के बाद में, उसमें से ये टैक्स घट जाएगा। मतलब एक्चुअल में जो प्रोडक्ट 140 का बिकने वाला था, वो अब सस्ता होके, अब ये फिगर्स में मत जाओ, 151 मैं वो अरेंज नहीं कर सकता अब, पर एक कंसेप्ट समझ के लो कि अब वो प्रोडक्ट जो 140 रुपए का बेचने वाले थे, अब अगर उसमें से एक सिंपल वे में अगर देखोगे 118 का प्रोडक्ट था, उसमें से तुम 12 निकाल दो। एक अगर ब्रॉडली मतलब ये कट्टे कट्टे जाएंगे, ये 12% इसमें से कट्टे जाएंगे प्रोडक्ट महंगा होने के बाद में, और ये 10% कट्टे जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो पिछला तुमने टैक्स दिया है, उसमें से तुम्हारा जो अभी का टैक्स है नया प्रोडक्ट बनाने के बाद में, उसमें से वो कट जाएगा और प्रोडक्ट तुम्हारे को सस्ता मिलेगा। तो मोर और लेस ऐसा पकड़ो कि ये जो 140 का मिलने वाला था, वो सिर्फ 120 का ही मिल रहा है। तो सपोज करो अगर 120 का मिलेगा, तो एक्चुअल में प्रोडक्ट मतलब उसके लिए ज्यादा लोग खरीदेंगे, बाहर एक्सपोर्ट भी हो पाएगा उस वजह से, और सबको फायदा होगा। यहाँ तक सबको समझ गया गणित कार्यक्रम? तो ये जो चीज लाई है कि भाई ये कटेगा करके टैक्स में से, मतलब पिछले टैक्स में से अभी नया जो टैक्स लगने वाला है नए प्रोडक्ट पे, वो कटेगा। उसे क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये इनपुट के अंदर जो टैक्स लगा था इनपुट प्रोडक्ट पे, ये इसका इनपुट है ना ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इनपुट पे जो टैक्स लगा था वो तुम्हारे अंदर क्रेडिट हो जाएगा। मतलब तुमने जो 18% यहाँ दिए थे और यहाँ पे 12% है सपोज करो, तो अब ये 118 का 12% ज्यादा होगा ना 100 के 18% से, ये फिगर ज्यादा है तो सपोज करो ये 120 है और ये 100 है, तो तुमको क्या होगा, इस वजह से फायदा होगा। कितना समझा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो भी पिछला टैक्स है
उसके साथ तुम्हारा नया टैक्स काटा जाएगा और बचे हुए जो पैसे हैं वो तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे। ये कंसेप्ट किसका था? ये कंसेप्ट था इनपुट टैक्स क्रेडिट का, कि भाई ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा टैक्सेस एक के ऊपर लगते जाए, मतलब मैं हर बार किसी ना किसी टीचर के साथ मार खाता रहूं। मैं ऐसा कुछ होना चाहिए कि पीटी टीचर ने मेरे को मारने के बाद मेरे गाल सबूत होना चाहिए कि मेरे को सूता गया है, और डबल कोई ना मारे, ठीक है, या फिर कोई रिसिप्ट दे देंगे पीटी के टीचर की, हाँ भाई अभी अभी इसने हुआ है इसका कुछ। तो ऐसा ही वो प्रोडक्ट के साथ में ही होगा कि भाई ये रिसिप्ट दे दी जाएंगी और फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस मिल जाएगा। तो यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। थोड़ा सा समझाने के लिए वन बाय वन लाइन के हिसाब से समझाता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने परचेज गुड्स या सर्विसेज पर जो टैक्स पाया पे किया है, जो टैक्स उसने मैन्युफैक्चर ने पे किया था उस जिससे भी रॉ मटेरियल लिया होगा फार्मर से वगैरह, उसे अपने सेल्स आउटपुट, मतलब वो प्रोडक्ट जब आउटपुट बेचने निकालेगा, कि टैक्स जो लाइबिलिटी होती है ना उसके ऊपर, उससे माइनस कर सकता है। अब इसको मतलब इसकी वजह से क्या होगा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, कैस्केडिंग जिसको बोलते हैं, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब एक चीज के ऊपर बढ़ते बढ़ते जाएंगे, मेरी पनिशमेंट एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बढ़ती जा रही। तो वैसा ना होते हुए, कैस्केडिंग ना होते हुए एक ही टैक्स लगेगा, जिससे प्रोडक्ट सिर्फ टैक्स की वजह से महंगा नहीं होगा, सिंपल वे में सस्ता रहेगा। ओके, यहाँ तक समझा? अब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईटीसी बोलते हैं, उसका छोटा नाम उपनाम है भाई साहब। तो अब ये यहाँ तक चीजें समझ गए होंगी। अब अगर एग्जाम्पल के रूप में समझना है तो एक एबीसी पेंट्स लिमिटेड की कंपनी है, उसने रॉ मटेरियल लिया था 1 लाख रुपए का, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी थी 12,000 की, टोटल कॉस्ट हुआ था 1,12,000 का, ठीक है। यहाँ पर कंपनी ने 12,000 का एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स वगैरह दिया है, पर अब ये मैन्युफैक्चर होने के बाद में इसने वैल्यू एडिशन करी, और ये जो 1 लाख कितने का प्रोडक्ट था, वो 1,12,000 का, वो प्रोडक्ट वो 2.5 लाख में बेचने को निकाल रहा है, और उसके ऊपर 12% के हिसाब से 30,000 की जीएसटी मतलब वो एक्साइज ड्यूटी लगने वाली थी। पर अब वो घट के 2,80,000 हो गई, क्योंकि इसने पहले पैसे दिए थे वो 12,000 रुपए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ गया क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ? अब हम जाएंगे यहाँ तक। अब ये जो भी है, मैं ये प्रीवियस टैक्स सिस्टम तुमको समझा रहा हूँ, अभी हम जीएसटी तक पहुंचे नहीं है। अब प्रीवियस टैक्स सिस्टम में क्या हो रहा था, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस थे, हर एक टैक्स को समझेंगे क्या था क्या नहीं था, एकदम सिंपल वे में देखेंगे। तो देखो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम कैसी थी, तो जीएसटी से पहले का टैक्स सिस्टम, उसमें क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज ड्यूटी करके रहते। एक्साइज ड्यूटी मतलब सिर्फ एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो, एक्साइज ड्यूटी नाम दिखा मतलब गुड्स पे लगने वाला टैक्स है, और ये एक्साइज ड्यूटी जो थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी, इसलिए से सेनवैट बोला जाता है, सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स। वैल्यू एडिशन टैक्स क्यों बोला गया, क्योंकि इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला था, मतलब वो पैसे वापस मिलने वाले थे। इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा ना सबको, तो उसके पैसे उसको वापस मिलने वाले थे, इसलिए उसको सेन वैट बोला जाता है। पहले उसे एक्साइज ड्यूटी बोला जाता था, पर जब से वैल्यू एडिशन उसको मिलने लग गया, मतलब इनपुट के पैसे मिलने लग गए, उसको सेन वैट बोला गया। अब सेकेंड है सर्विस टैक्स, सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि वो सर्विसेज पे लगेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, और ये किसका है, सेंटर का है, और सेंटर ने भी सर्विसेज पे टैक्स कब लगाना चालू किया, 1994 के बाद से। ओके, बाद में है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान रहता उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता उसको बोलते कस्टम ड्यूटी, ठीक है, यहाँ तक समझा? उसके बाद में आता है एक सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, सेंट्रल सेल्स टैक्स मतलब कि अगर किसी एक स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात में अगर माल ट्रांसफर हो रहा होगा, तो उस पे सेंटर क्या लगाती थी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह नहीं लगाती थी, ये लगाती थी, इसका नाम क्या था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो अब ये चारों नाम तुमको पता है, पहला एक्साइज ड्यूटी गुड्स पे लग रहा था, सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लग रहा था,
तीसरा कौन सा था? कस्टम ड्यूटी किस पे लग रहा था? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यक्रम पे। और फोर्थ क्या था? सेंट्रल सेल्स टैक्स। वो किस पे लग रहा था? अगर एक दूसरे स्टेट्स के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लग रहा था। ये सेंटर का पूरा कार्यक्रम था यहाँ तक। और भी बहुत सारे टैक्स थे पर मेन ये चीज। बाद में सेल्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्सेस थे बहुत सारे। पहला था वैल्यू एडिशन टैक्स। वैल्यू एडिशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर इनपुट के पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है। तो अगर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट में क्या फर्क है? इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर ही होने वाली चीज, और इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के बीच में होने वाली। ओके। क्या था कि अगर इंटर स्टेट में मतलब किसी स्टेट के अंदर अगर गुड्स मतलब बनाए जा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लगेगा? वैल्यू एडिशन टैक्स लगेगा, जिसका नाम वैट। और इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन था, मतलब अगर किसी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट इसके ऊपर मिलता था। बाद में एक था स्टेट गवर्नमेंट का ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स। मतलब किसी के अगर स्टेट के बॉर्डर में तुम आ रहे हो, मुंबई से गुजरात जा रहे हो, तो उसके बॉर्डर के ऊपर भी तुमको टैक्स लगता था, उसका नाम था एंट्री टैक्स। उसके बाद में था एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह। बाद में फिर लग्जरी टैक्स वगैरह का नाम सुना होगा। लग्जरी गुड्स जो भी रहेंगे, कार, रेफ्रिजरेटर, एसी वीसी वगैरह वगैरह, उसके ऊपर क्या लगने वाला था? लग्जरी गुड्स का टैक्स लगने वाला था। ये कौन लगा रहा था? स्टेट लगा रहा था। ठीक है। इसके बाद में परचेस टैक्स। अगर कोई सर्टन गुड, ओके, जैसे फूड, ग्रेन्स, लिकर की परचेस पर लगने वाला टैक्स स्टेट के अंदर ही उसे क्या बोला जाता था? परचेस टैक्स। तो यहाँ तक मैंने क्या चीज बोली? मैंने एक भी बार, अब ये स्टेट के टैक्सेस खत्म हो गए यहाँ पे, और भी थोड़े बहुत प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वगैरह थे, पर मैंने इसमें एक बार भी स्टेट के केस में ऐसा बोला क्या कि सर्विस टैक्स करके? नहीं बोला। क्योंकि स्टेट के पास ऐसा प्रोविजन ही नहीं था कि वो स्टेट के मतलब सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा सके। नहीं था जीएसटी के पहले। जीएसटी मतलब सेंटर के पास था। मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा था? सिर्फ सर्विसेज के ऊपर टैक्स कौन ले सकता था? सेंटर ही ले सकता था। यहाँ तक समझा सबको? अब इसमें इशू क्या हो रहा था? कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्यों हो रहा था? तुमने तो अभी पढ़े कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म आ गया था, है ना? टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था क्या? क्योंकि उनको वो प्रॉब्लम दिख गई थी ना। मैंने क्या बोला क्लास में कि उनको वो प्रॉब्लम दिख गया था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तब भी ये भाई क्या बोल रहा कि जो ओल्ड सिस्टम था उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट था। अब वो क्यों था मैं बताता हूँ। ठीक है। क्योंकि फिर ये तो सिंपल हो जाएगा ना, जीएसटी में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है और पहले में भी था, फिर कोई फर्क ही नहीं हुआ, दोनों सेम ही हो गए। तो ऐसा नहीं। कैस्केडिंग इफेक्ट पुराने सिस्टम में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के बाद में या फिर वैल्यू एडिशन टैक्स स्टेट का लगने के बाद में भी था। अब वो कैसे था बताता। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस हो गए, सेंट्रल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी। सपोज करो तुमने एक प्रोडक्ट लाया, सेंटर उस पर अलग टैक्स लगा रही, गुड है ना वो, तो सेंटर क्या लगाएंगे उसके ऊपर? एक, अरे यार बोलो, जोर से बोलो। अरे क्या नाम था उसका, अभी तो बताया। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अगर रहा तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगा। थोड़ा क्लास में रहो। एक्साइज ड्यूटी लगेगा। और वही अगर वो स्टेट के जिस स्टेट के अंदर बनेगा उसके ऊपर भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा? स्टेट का वैट लगेगा यार। लड़के होशियार हो रहे हैं यार। हाँ, तो फिर वैट लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है। दो दो टैक्सेस लग रहे हैं एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर वही सेंटर को बताओ कि हाँ भाई मैं मेरा प्रोडक्ट बेच रहा, हर एक आदमी को नुमाइश करो मेरे प्रोडक्ट की, वही सेंटर को भी बता, स्टेट को भी बता। और अगर एंटरटेनमेंट है तो उसके ऊपर अलग टैक्स, मतलब पूरा ऐसा जाल बिछा हुआ था। ठीक है। तो फिर इंटर स्टेट ट्रेड में बैरियर था। एक दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रहा था उसके बीच में क्या बैरियर होगा? तो जो ऑक्ट्रिव टैक्स लग रहा था, एंट्री के ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो कहाँ पे लग रहा था? बॉर्डर पे लग रहा था। मतलब जब बॉर्डर क्रॉस करके कोई प्रोडक्ट आ रहा होगा तो उसको वहां रुकाया जाएगा कि भाई पहले पैसे दे। ऑनलाइन नहीं था कार्यक्रम, मतलब ऐसी लाइन लगी हुई रहेंगी पूरे गाड़ियों की।
उसकी वजह से क्या हो रहा था, पेट्रोल ज्यादा जा रहा था, क्योंकि गाड़ियां चालू रखते हुए ही करना पड़ेगा, साइकिल नहीं है कि हाँ ठीक है भाई, तो उसके लिए ज्यादा पेट्रोल लगेगा, अगर गाड़ियां वहां रुक रही होंगी तो चालू ही रखना पड़ेंगी ट्रैफिक में भी। ओके, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा था वो बढ़ रहा था किसी प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर उसके लिए टाइम स्पेंड ज्यादा लग रहा था। तो फिर अगर जो पेरिशेबल गुड्स है, जो खराब हो जाते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते होंगे, है ना, इसलिए प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे ये ऑक्ट्री टैक्स की वजह से। यहाँ तक समझा सबको? बाद में नो सीमलेस आईटीसी, आईटीसी मतलब क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो वो सीमलेस नहीं था। सीमलेस क्यों नहीं था? अब इसके लिए एक तो ये चीज हो जाती कि भाई पहले डिजिटलाइजेशन वगैरह नहीं था, इसलिए वो चीज नहीं थी, पर इसके पीछे भी कारण है। और अब वो जो मैंने पहले बोला था कैस्केडिंग हो रहा था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, वो क्यों हो रहा था, तो देखिए, समझो तुमने कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम लो, गुड का नाम, कॉटन ही, कॉटन का ही नाम लो लगो, तो तुमने कॉटन लिया है किसी ना किसी से, वो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैक्स लगा होगा कॉटन के ऊपर। तो ये क्या है, कॉटन है, इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा टैक्स लगा होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर तुमने, अगर तुम्हारे ऐसे क्या बोल सकते हैं, शर्ट्स वगैरह बनाए, तो उसके ऊपर शर्ट्स वगैरह बनाओगे तो उस पर अलग टैक्स लगेगा। और इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या हो रहा था कि ये पैसे वापस मिल जा रहे थे, ये चीज पॉसिबल हो रही थी। पर अगर यही प्रोडक्ट, सपोज करो अब ये शर्ट बन गया, शर्ट बनने के बाद में अगर वो शर्ट को सर्विसेज में यूज कर रहे हो, अब सर्विसेज मतलब क्या बोल रहा हूँ कि अन अकेडमी का नाम सुना है? और अन अकेडमी में लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, जहाँ पे ऐसा अन अकेडमी का टैग वगैरह लगा है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वाले उनके कपड़े वगैरह सिलते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको भी वो कपड़े प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसका जो टैक्स लगेगा, मतलब सपोज करो अन अकेडमी वालों ने क्या किया, 200 टी शर्ट छापे, ठीक है, और किसको दिए, स्टूडेंट्स को दिए। तो एट दी एंड वो क्या कर रहे हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, भले ही उनके फायदे के लिए हो, पर एट दी एंड क्या हो रहा कि वो सर्विसेज में यूज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा था, जब उन्होंने ये शर्ट्स वगैरह दिए, अब ये उनके सर्विसेज का पार्ट है ना, क्योंकि वो जो सर्विस दे रहे हैं टीचिंग की, एजुकेशन की, जो वो चीज दे रहे हैं सर्विस, तो उसमें ये चीज यूज हो रही है, ये शर्ट्स वगैरह। तो अभी जीएसटी में क्या है कि तुम ये इसका बिल, ये 200 टी शर्ट्स का बिल गवर्नमेंट को दे सकते हो कि भाई मैंने, जो मेरे कस्टमर्स है उनको ये सर्विस दी है, ये गुड्स की, ये गुड्स है ना, ये सर्विस थोड़ी ना है, ये गुड्स है जिसकी सर्विस दी जा रही है स्टूडेंट्स को। ओके, तो अभी जीएसटी में क्या है कि तुम इसका बिल गवर्नमेंट को दे सकते हो, और क्या होगा उसमें, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए तुमको उसके पैसे कट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जो भी टैक्स लगेगा उसमें से। मतलब क्या हो रहा कि पहले केस में क्या हो रहा था, कॉटन के केस में तुम गुड से गुड कर रहे थे और तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जा रहा था, क्योंकि गुड्स ही था, उससे तुमने प्रोडक्ट ही बनाया था। पर इसमें क्या हो रहा है, तुम ये प्रोडक्ट जो है, ये गुड, ये तुम्हारे सर्विसेज में यूज कर रहे हैं, और तब भी गवर्नमेंट के पास तुम ये बिल लेके जा रहे हैं, और गवर्नमेंट तुम्हारा जो टैक्स लगा हुआ है एक अन अकेडमी के ऊपर, जो भी टैक्स लगा है वो कम हो जा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा बोल रही कि हाँ भाई तुमने इस चीज के लिए सर्विस में यूज करे। ओके, तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बोल रहा हूँ मैं, ये एसी हो गया, ये फैन हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, ये चेयर्स हो गए, अगर अगर आशीष सर को अगर टैक्स देना है गवर्नमेंट को जीएसटी के नाम पे, इनडायरेक्ट टैक्स की बात बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट, तो आशीष सर क्या करेंगे, इस सब का बिल बनाएंगे, और ये कहाँ पे लेके जाएंगे, जीएसटी के, मतलब जीएसटी के प्लेटफॉर्म पे, पोर्टल पे दिखाएंगे, और उसके वजह से जो आशीष सर के ऊपर टैक्स लगने वाला था वो कम हो जाएगा, क्योंकि सर ने उतनी बड़ी सर्विसेज भी तुम्हारे को दी है। ऐसा जीएसटी में होता है।
पर ये पहले टैक्स सिस्टम में ऐसा नहीं होता था। तो अब मैं एक सिंपल वे में बताऊंगा इस चीज को, पहले तो समझ गया कि मेरे को बता दो। तो पहले क्या हो रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब गुड्स गुड्स है तो तुम्हारे को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। पर सेकंड केस में क्या हो रहा, गुड्स है और तुम उसके एवज में सर्विसेज दे रहे हो, तब भी तुम जीएसटी के नाम पे उसके पैसे, तो मतलब गवर्नमेंट से ऐसा डिमांड कर सकते कि हाँ भाई मैंने गुड्स की सर्विसेज दी लोगों को, और तब भी गवर्नमेंट तुम्हारे को उसके जरिए तुम्हारे ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है इन टोटल वो कम कर देंगे। समझा है तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ मैं? एक और सिंपल मैनर में कि सपोज करो आशीष सर के ऊपर 1,000 रुपए का टैक्स लगा, तो सर क्या करेंगे, इन सब का एकदम माइक्रो लेवल पे समझो कि सर ने ऐसा 1,000 रुपए का बिल बनाया, ये कंप्यूटर, ये टेबल, ये चप्पल, सबका, और अगर गवर्नमेंट को दे दिया जीएसटी के नाम पे, तो गवर्नमेंट उससे उनसे 1 रुपए भी नहीं मांगने वाली, क्योंकि सर ऐसा क्लेम कर देंगे कि भाई मैंने सर्विसेज के नाम पे सब लोगों को ये चीजें दी है, इसलिए फिर मेरे ऊपर कोई टैक्स मत लगाओ। पर ये किस केस में अवेलेबल है, जीएसटी के केस में अवेलेबल है, प्रीवियस केस में ये चीज अवेलेबल नहीं। यहाँ तक समझा? और इसलिए क्या हो रहा था, टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, क्योंकि वो जीएसटी मतलब वो गुड्स का अलग टैक्स, मतलब वो कपड़े बनाने का, वो टी शर्ट बनाने का अन अकेडमी के ऊपर अलग जीएसटी लगा है, और वो जो सर्विस बेच रहे हैं उनका भी अलग टैक्स लगेगा, तो एक क्यूमुलेटिव दोनों का जीएसटी मिला के अलग देना, जीएसटी नहीं प्रीवियस अमाउंट मिला के अलग देना पड़ता। तो देखो, तो गुड्स बेचने पर लगता था, ओके, वैट तुमको भी पता है, अगर आपको खरीदारी पे वैट लगा है, जो प्रोडक्ट खरीदते टाइम पे वैट लगा है, उसका क्रेडिट मतलब वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पे तुमको पैसे कब आएंगे, जब तुमने सिर्फ वैट के अगेंस्ट उसका उसका यूज कर सकते थे, मतलब जो दूसरे प्रोडक्ट का तुम वैट लगाने वाले हो, तुम्हारे पे जो वैट लगना है उस पे से ही तुम खेल कर सकते थे। समझा ना? सच में ये बहुत टेक्निकल है, क्योंकि एक को भी नहीं समझाऊंगा तो अभी पूछ लो, मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा लगे। सब समझा है ना यार? ऐसा थोड़ा सा ऐसा, अच्छा मणिकर्णिका घाट पे बैठा वैसा मत करो। मणिकर्णिका घाट पता है कि क्या है? हाँ, तो मणिकर्णिका घाट मतलब जहाँ पे प्रॉपर शव जलाए जाते, ऐसा मत करो मेरे साथ की, वो वाली शांति का अनुभव मेरे को क्लास में नहीं होना चाहिए बस। हाँ, तो अभी यहाँ तक समझ गया कि वैट के साथ क्या हो रहा था। दूसरा क्या है, सर्विसेज टैक्स फॉरन लगा रहा था, सेंटर लगा रहा था, तो इसमें भी क्या हो रहा कि इनको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, पर सर्विस के साथ अगर सर्विस ही बेची जा रही होंगी तभी मिलता था। जैसे मैंने वो गुड्स का बताया ना, कि गुड के एवज में अगर गुड ही बेचा जाएगा, एक गुड है रॉ मटेरियल वाला, उसमें से नया गुड बना के अगर बेचा गया तभी तुम्हारे को वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा होगा जो इन दोनों पे लगा है। इस केस में भी वैसा था कि दो सर्विसेज है, ये एक रॉ सर्विस है और उसमें से तुमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो जीएसटी मतलब वो प्रीवियस टैक्स लगा है और इसके ऊपर जो प्रीवियस टैक्स लगा है, तो ये इसमें से माइनस करके मिल जाएगा। पर दोनों केस में क्या होना चाहिए, गुड्स के एवज में गुड्स का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और सर्विस के केस में सर्विस का ही इनपुट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे गुड है और तुम सर्विस बना के दे रहे तो तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए पैसे मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं था पहले। और इसलिए क्या हो रहा था, इसका अलग टैक्स लग रहा था, इसका अलग टैक्स लग रहा था, मतलब क्या हो रहा था, कैस्केडिंग हो रहा था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। यहाँ तक समझा? ठीक। अब ये जो एक्साइज ड्यूटी थी सेंट्रल की, उसमें भी क्या हो रहा था कि सेंट्रल का अगर वैट होगा, ये सेन वैट, तभी वो सेंट्रल वैट के जरिए ही मिलेगा। मतलब अगर किसी ने स्टेट का वैट लगा के प्रोडक्ट लिया है तो वो सेंट्रल के वैट से नहीं मिलेगा तुमको प्रोडक्ट का पैसे। मतलब सपोज करो एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सेंटर ने इसके ऊपर सेन वैट लगाया है। सेन वैट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी, और ये प्रोडक्ट है जिसके ऊपर स्टेट वैट लगा हुआ है, तो ये भी दोनों गुड्स है ना, तो इसमें से भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने को ना था। तो ऐसा भी नहीं है, इधर भी सेन वैट के, अगर इधर भी सेन वैट होगा तब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इसको इसको माइनस करके। इधर से स्टेट वैट लगा, इधर सेंट्रल वैट हुआ है, तब भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। समझा ना सबको? ये बहुत टेक्निकल है। यहाँ तक समझ गया? आगे जाते ठीक है।
तो अब ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स किस पे लग रहा था वो बताओ मेरे को पहले तो। तुम, हाँ, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स कब लग रहा था? दो स्टेट के बीच में अगर ट्रेड हो रहा होगा तो ये जो सेंट्रल सेल्स टैक्स था इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रोविजन ही नहीं था। मतलब इसके पैसे मिलने वाले ही नहीं है, तुमने बेच दिया, बात खत्म हो गई, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। इसमें भी और इशू क्या हो रहा था कि जो स्टेट का वैट है वो अलग अलग जगह अलग अलग था। मतलब कहाँ पे समझो महाराष्ट्र में 4% होगा वैल्यू एडेड टैक्स गुड्स के ऊपर, तो तमिलनाडु में 16% था। ऐसा वेरिएबिलिटी थी वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर। मतलब तुम सोचो कहाँ पे प्रोडक्ट 10 रुपए का मिल रहा है और कहाँ पे प्रोडक्ट डायरेक्ट 100 रुपए का मिल रहा है। अब ये चीज को समझाने के लिए अभी किसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है जीएसटी के अंदर? दारू के ऊपर नहीं लग रहा है, पेट्रोल के ऊपर नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर नहीं लग रहा है। तो तुम गुड़गांव जाओगे तो दारू क्या मिलेंगी? सस्ती मिलेंगी। और यहाँ दारू लोगे, दारू क्या मिलेंगी? महंगी मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र ने बहुत ज़्यादा टैक्स उस पर लगाया है, दिल्ली ने नहीं लगाया, क्योंकि उनको पता है हमारे पास बहुत बेवड़े हैं, हमारे को रेवेन्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया सबको? अब अगले हो जाते सेंट्रल टैक्स वगैरह। अभी क्या क्या समझा? हाथी वाला छोड़ दो, टैक्स सिस्टम की एग्जिस्टेंस में आई। इनडायरेक्ट टैक्स क्या रहता, अनिकेत मोरे? उसके बाद में क्या समझा इनडायरेक्ट टैक्स के बाद में? इनपुट टैक्स क्रेडिट समझा क्या रहता, पैसे कब आते कब नहीं आते। उसके बाद में क्या समझा, सेंट्रल और स्टेट के क्या टैक्सेस थे प्रीवियसली, और अभी भी क्या प्रॉब्लम्स थे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के बाद में भी प्रीवियस टैक्स सिस्टम के साथ में, वो देख लिया। यहाँ तक आ गए। अब हम समझेंगे जीएसटी जो हमारा मेन था। ठीक है, अब ये मैंने दिया है कि भाई सर्विसेज पर लगने वाले टैक्सेस कौन से थे स्टेट गवर्नमेंट के? बताओ कौन से थे? स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगाती थी पहले सर्विसेज के? सर्विसेज के ऊपर कौन से टैक्स लगाती थी? स्टेट सर्विसेज के ऊपर कौन से टैक्सेस लगाती थी? अबे सर्विसेज के ऊपर टैक्स ही नहीं लगाती थी स्टेट। बी विद द क्लास, मैं वही बोल रहा हूँ। सर्विसेज के ऊपर स्टेट टैक्स ही नहीं लगाती थी। बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ गाली नहीं दे सकता मैं। मेरा एक दोस्त बोले भाई मैंने तेरा लेक्चर देखा, मेरे को ऐसा लग रहा, बोले सिर्फ गालियों की कमी है, बोले बाकी जो तू यहाँ बोल रहा है वही वहां बोल रहा है। मैंने बोला वो मेरे को भी लगता, बोला सिर्फ लड़कों की क्लास होना थी एक आध दिन। तो देखो अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में चीजें समझेंगे कि क्या बोल रहा था मैं, क्या नहीं बोल रहा था। तो देखो एक सिंपल वे में और भी बता देता हूँ जीएसटी के साथ क्या हो रहा था। कब लाया गया? पहले तो जीएसटी 2017 में लाया गया, और 16 साल बहस चली उस चीज पे कि है ना होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। बहुत ऐसा कार्यक्रम चला उनका, और 16 साल बाद में मोदी जी आ गए 2014 में, तो बात ही खत्म हो गई। भाई ने बोल दिया तो करना पड़ेगा। 2 साल में सब रफा दफा, 14 साल की मेहनत पानी, मतलब करा, अच्छा करा है मुझे। तो देखो कोई भी प्रोडक्ट लाया 100 रुपए का, 12.5% टैक्स लगेगा उसके ऊपर। किसके अंडर लगने वाला था? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। उसके ऊपर क्या लगने वाला था? वैट लगने वाला था। वैट सिर्फ वो 100 रुपये, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्ट है, सपोज करो ये 100 रुपए का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर क्या लगा? ये 12.5% का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा, क्योंकि वो गुड्स है। अब नियम के हिसाब से ये वैल्यू एडेड टैक्स किस पे लगने वाला था? 100 रुपए पे लगना चाहिए था ना, पर ये लग किस पे रहा था? ये 100 और ये मतलब 112.5 रुपए पे ये 10% टैक्स लग रहा है प्रीवियस सिस्टम में। इसके वजह से ये प्रोडक्ट महंगा दिखने लग गया था। तो अभी इसका अनुभव तुम करोगे। तुम मिराज वगैरह में जाते, पॉपकॉर्न्स वगैरह महंगे मिलते। क्यों मिलते? क्योंकि मल्टीप्लेक्स में जाना कॉमन लोगों का काम नहीं है, लग्जरी गुड है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स महंगे लगाती। ठीक है, इसके ऊपर इसलिए वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता। और इसलिए भी होता क्योंकि उन लोगों को पता है कि इनको बाहर हम निकलने देने वाले नहीं है पिक्चर होने तक, डिमांड सप्लाई का इशू है वो, तो इसलिए भी वो चीज़ होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अब ये होने के बाद में
जीएसटी ने, पहले तो जीएसटी के एक्ट वगैरह देख लेंगे कि ये कौन से एक्ट की वजह से आया वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ हो रही थी, जहाँ तक मैंने बता दिया, पहले बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लिए जा रहे थे, और वैट क्रेडिट भी सभी स्टेट्स में अवेलेबल था, स्टेट्स में अवेलेबल नहीं था। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। इसके आगे जाएंगे फिर हम। अब देखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जरिए क्या हो रहा था। जीएसटी का इंट्रोडक्शन इंडिया में 16 साल बाद में प्रॉपर जंग हुई, और फिर 16 साल बाद में जीएसटी के लिए आर्टिकल 279 ए है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल बनाया गया। अब जीएसटी काउंसिल क्या है वो भी मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाना। पहले तो जीएसटी काउंसिल कौन से एक्ट के अंदर आया? 9A। ये आर्टिकल जीएसटी काउंसिल के बारे में है वगैरह वगैरह वगैरह। और ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मोदी जी का एक राज है, मोदी जी है, मोदी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात। उनको उनका प्रोडक्ट बेचते बहुत अच्छे से आता। तो जैसे उनके नाम देखना कोई भी स्कीम्स वगैरह के, एकदम एकदम वन नेशन वन पॉलिसी, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम, ऐसे अट्रैक्टिव नाम रहते। तो ये भी उन्होंने जो जीएसटी लाया वो भी कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके लाया? 101 नंबर का। इतना शुभ आंकड़ा चुना उन्होंने उस चीज के लिए। इसलिए बीजेपी पूरी की पूरी अपनी जो इंडियन हेरिटेज है या कल्चरल सिस्टम है उससे कनेक्टेड है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि अभी तुम नाम देखोगे सारथी, ऐसा पूरे नाम वहीं पे है, कहाँ ना कहाँ कल्चरली कनेक्टेड है। तो इसलिए 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरतूद करना, कोई चीज नई ऐड करने के लिए अमेंडमेंट करना जरूरी होता है। और जीएसटी एक नया था, टैक्स सिस्टम था, इसलिए उन्होंने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके जीएसटी मतलब ये आर्टिकल 279 ए लाया। बाद में फिर आर्टिकल 246 ए लाया। ये 4-5 एक्ट आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये वाला अमेंडमेंट करके। 246 ए किसके लिए आया था? तो जीएसटी के लिए स्पेशल पावर्स दी गई, सेंटर और स्टेट को दोनों को पावर दी गई। आईजीएसटी लाया गया। आईजीएसटी मतलब इंटर स्टेट के लिए, पहले कौन सा था? दो स्टेट्स के सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और बाद में जीएसटी काउंसिल के लिए 279 ए लाया। अब जीएसटी का स्ट्रक्चर देख लो कैसा है। तो कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी। वो हमने 9% वाला कार्यक्रम देखे अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद में ये जो आईजीएसटी वो क्या लगेगा? दो स्टेट के बीच में लगेगा। और आईजीएस दो स्टेट के बीच में अगर ट्रेड हो रहा होगा तो लगेगा, ठीक है। और आईजीएसटी भी मतलब क्या है पता है क्या? एक्चुअल में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी है। सिर्फ वो कलेक्ट जो है वो सेंटर करती, और वो किसे दिया जाता? जहाँ पे वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाता। अब ये कंज्यूम और ओरिजिन ये क्या है अभी देख लेते थोड़ा ना, कहा आगे देखते। आप सपोज करो एक बंदे ने सोचा, एक आसाम का बंदा है, उसको पता है कि भाई महाराष्ट्र में लाइफ बॉय नाम की साबुन बहुत अच्छी मिलती है। और उसने सोचा कि मेरे को वो महाराष्ट्र से ही चाहिए और कहाँ से नहीं चाहिए। यार लाइफ बॉय भी छोड़ दो, वो लड़का है उसको पियर्स की साबुन चाहिए, वो भी महाराष्ट्र की। तो भाई ऑर्डर करेगा, कहाँ से ऑर्डर करेगा? अमेजोन वगैरह कुछ ना कुछ करेगा। वो कहाँ जाएंगी? वहाँ जाएंगी प्रोडक्ट, आसाम में जाएगा। अभी क्या हुआ? पियर्स साबुन आसाम पहुंच गए, और ये साबुन है, प्रोडक्ट है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सपोज करो ये पहले का टैक्स है। तो इसमें क्या होता था? प्रोडक्ट कहाँ पे बना? महाराष्ट्र में। तो फिर सेंटर टैक्स कलेक्ट करता था, पर क्या करता था? उसका जो टैक्स अमाउंट है वो किसके साथ शेयर करता था? कि जहाँ से वो मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो बना जहाँ पे, वहाँ पे मतलब महाराष्ट्र के साथ में वो पैसे शेयर करता था। पर अभी क्या है? जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब पैसे, अब वो जो सेंटर पैसे कलेक्ट करेगा आसाम में वो प्रोडक्ट पहुंचने के बाद में, वो किसको मिलेंगे? आसाम को मिलेंगे, क्योंकि कंज्यूम कहाँ पे हुआ? आसाम को। अब तुम सोचो कि जहाँ से ये प्रोडक्ट ओरिजिन हुआ महाराष्ट्र से, उसको जान पे नहीं आएगा कि यार मैंने प्रोडक्ट बनाया, मेरे को टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा, फिर वो बेचेगा क्यों वहाँ पे? उसका क्या फायदा है? फिर तो ऐसा हो जाना था कि सब बॉर्डर्स क्लोज हो जाती थी, बाहर प्रोडक्ट ही नहीं जाता था, जीएसटी में ऐसा इश्यू होता था।
पर इसके ऊपर भी क्या सोचा गया, एक जीएसटी कॉम्पेंसेशन नाम का टर्म है, वो मैं आगे बताऊंगा। पर अभी मैं इतना बता दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट कहाँ पे बिक रहा है तो उस वजह से क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिस वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उस वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे खरीदने के लिए, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो पैसे आएंगे। इसलिए एट दी एंड मतलब कोई स्टेट इसलिए हाँ बोल रहा था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स के लिए, क्योंकि एट दी एंड उसके इधर का प्रोडक्शन बढ़ने वाला था, उसकी क्या होने वाली थी, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट होने वाली थी, मशीन्स वगैरह डेवलप होती थी वगैरह वगैरह, इंडस्ट्रीज डेवलप होती थी। अब हम आगे के प्रोविजन पे जाते हैं कि मैं जो आगे बताने वाला हूँ। यहाँ तक समझ गया ना? ठीक है। हाँ, अब जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017 भी लाया गया। अब ये क्यों लाया गया वो भी देखना है हमें। हाँ, तो पहले ये देख लेते कि ये कॉम्पेन रुक जाओ, कॉम्पेंसेशन थोड़ा बाद में, पहले जीएसटी काउंसिल देख लेते। तो ये जीएसटी काउंसिल कौन से एक्ट से आई, आर्टिकल नंबर कितना था? हाँ 270, हाँ 279A। तो उसके जरिए पर्टिकुलरली जीएसटी काउंसिल एग्जिस्टेंस में आई। अब जीएसटी काउंसिल मतलब क्या, तो यहाँ पे गणपति बैठा था, उसके लिए कमेटी बनी थी, विपुल सर यहाँ पे के हेड थे, उन्होंने पैसे सर से निकाले और इतना बड़ा सामग्री करी। ठीक है, तुम भी बहुत लोग उनके हाथ बार लगे हुए थे। ये इंडिपेंडेंस डे का है मेरे को, पर इसके लिए बहुत सारे काम तुमने भी किए, वो वीडियो में दिखाई दे रहा है जितना दिखाई दे रहा है। ओके, तो फिर इसमें मैं क्या बोल रहा था कि इसमें क्या हुआ, सपोज करो विपुल सर वो गणपति मंडल के अध्यक्ष थे, ठीक है, और उनके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होंगे। ठीक है, अब फिर वैसे ही एक जीएसटी काउंसिल है और अपने विपुल सर मतलब निर्मला सीतारमन है इनके हेड यहाँ पे। अरे इतना ऐसा कंपेयर मत करो। तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन से, वो शिवानी मैम होंगे, विपुल सर होंगे। ओके, तो वैसे ही ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है जीएसटी की, और ये किसके ऊपर मतलब डिस्कशंस करेंगी, यही कि भाई कितना टैक्स लगाना चाहिए कितना नहीं लगाना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ों पे डिस्कस करेंगी। वही अब ये वाली चीज़ें खरीदनी चाहिए थी नहीं खरीदनी चाहिए थी, पीछे ऐसा चक्र चाहिए था क्या गणपति के, या गणपति ही बड़ा चाहिए था, ऐसा सब चीज़ें जैसे यहाँ पे डिसाइड हुई, वैसे ही जीएसटी लागू करने के लिए ग्राउंड पे जो भी डिसीजंस लेना चाहते थे वही जीएसटी काउंसिल लेती है। और ये हेड कौन कर रहा है इसको, फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कर रहे हैं। और इसके अंदर कौन कौन है, तो एक तो पहले है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, एकदम 100 साल की उम्र है बिल्कुल सर की। और बाद में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, जो यूनियन के मिनिस्टर है स्टेट के फाइनेंस और रिवेन्यू रिलेटेड। उसके बाद में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, वो भी वो जीएसटी काउंसिल के हिस्सा है। मतलब ये कमेटी के अंदर हर एक को अपनी अपनी आवाज दी गई है। अब हमें देखना है कि इसके डिसीजंस कौन मतलब किस हिसाब से इसके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, एजेंडा सेट होता है कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और फिर टैक्स रेट्स वगैरह तय किए जाते हैं, एग्जेम्पशंस मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे तय किया जाता है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना। ओके, अब इसमें क्या होता है, मेरे को डिसीजन मेकिंग बताना है तुमको कि हाँ देखो डिसीजन मेकिंग कैसा होता है कि सपोज करो 100 लोग है, ये सब मिला के जीएसटी काउंसिल में 100 लोग है, तो सपोज कोई भी एक डिसीजन लाया गया तो उसमें कितने लोगों की सहमति होनी चाहिए, कम से कम 75% लोगों की सहमति होनी चाहिए, तब वो डिसीजन पास होगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या इशू है, ये 75% की मेजोरिटी जो लग रही है उस डिसीजन को पास होने के लिए जीएसटी काउंसिल में, कि 1/3 जो वोट है उस कमेटी में जीएसटी काउंसिल में वो किसके पास है, सेंटर के पास है। 1/3 अगर सेंटर के पास है तो स्टेट्स के पास कितना है, 2/3 है, मतलब 66%। इधर फ्रैक्शन टू, हाँ हाँ 33.33%।
सेक्शन टेबल याद कर लो कम से कम जिंदगी में, और कुछ ना करो तो करो। तो फिर वही है कि अब ये 2/3 है या 1/3 है। सपोज करो सेंटर ने तय कर लिया कि मेरे को एक चीज लानी है, तो ऐसा नहीं होएगा। इसके पास सिर्फ 1/3 ही वोट है। इसको इन लोगों के भी वोट चाहिए रहेंगे 75% पे पहुंचने के लिए। और ना ही स्टेट अपने मन से कुछ भी कर लेगी, उसके लिए भी सेंटर का थोड़ा ना थोड़ा सपोर्ट लगेगा। तो एट दी एंड ये ऐसी बॉडी है जिसमें दोनों के जो कंसेंसस है, बातचीत से हल निकलना चाहिए। मतलब ये भाई लोगों को अगर कुछ डिसीजन पे जाना है तो मांडवली करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट बढ़ नहीं सकते। समझ गए यहाँ तक? कितना होना? 75% की मेजोरिटी। सेंटर के पास कितना है? 1/3 है। और स्टेट के पास कितना है? 2/3 है। ओके। अब ये कौन से चीज़ों पे ध्यान देता है, तो जीएसटी में सेल्स वगैरह मैं आगे पढ़ा दूंगा, इतना कोई इशू नहीं है। और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, आईजीएसटी के मतलब जो भी टेक्निकल चीजें हैं जीएसटी को लागू करने के लिए ग्राउंड पे, उस पे कौन ये भाई डिसाइड करेगा। ओके, यहाँ तक समझ गए? अब हम जाएंगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पास एक डिसीजन गया था कि भाई ये जो जीएसटी काउंसिल बोल रही है वो फाइनल है क्या बोलते हैं हर चीज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोला, जो भी जीएसटी काउंसिल बोल रहा है वो फाइनल है, क्योंकि 75% की मेजोरिटी मिल चुकी थी। पर अगर वो जीएसटी का जो एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर प्रोविजंस में कुछ चेंजेस करना चाहता है, मतलब एकदम प्रोविजन में ही चेंज करना चाहता है, तो प्रोविजन में क्या चेंज हो सकता कि वो जो 1/3 है ना, और स्टेट का क्या था? 2/3 था। सपोज करो वो 2/3 इधर आ गया सेंटर के पास, और ये 1/3 कहाँ चला गया? स्टेट्स के पास में। मतलब ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब वो जो बेसिक फ्रेमवर्क है, वो चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा बोलना था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा था, कुछ भी करो, अगर तुम प्रोविजंस में चेंज करना चाहते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तब जीएसटी काउंसिल का जो भी बोलना होगा वो मान्य नहीं होगा, वो सिर्फ एक सजेशन होगा। मानना ना मानना वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मिलके बैठ के डिसाइड करेंगे, अगर वो एक्ट के अंदर कोई चेंज करना है तो। और वैसे अगर तुम वो टैक्स वगैरह लागू करने के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए परमिशन है, तुम जो बोलोगे वो बाइंडिंग रहेगा 75% मेजोरिटी आने के बाद। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? वही मैंने चीज़ बताई है। लगभग मैंने समझा दिया, तो समझा मतलब बहुत सारा है अभी बाकी ऐसा। तो हाँ, अब देखो ये जीएसटी के स्लैब्स है जो पहले थे। पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 4 तारीख को सितंबर में एक रूल आया है, उसके हिसाब से 24 सितंबर से नए रूल्स लागू होने वाले हैं जीएसटी के। अब इसके अंदर भी इश्यूज है, थोड़ा देखते देखते तुमको पता चलेगा क्या है। तो अब ये जीएसटी के स्लैब्स है, कौन से स्लैब थी? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। और ये किस किस पे लगेगा, एक मोर और लेस तुमको पता होगा कि भाई फ्रेश फूड्स वगैरह पे 0 रहेगा। एक ऊपरा ऊपरी देख लो क्या है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमारे तो छोड़ दो लड़कों के, लड़कियों के इतने ज़्यादा प्रोडक्ट है कि अपन नहीं गिन सकते। उसमें भी बहुत सारे ऐसे वेराइटीज रहते हैं। मैं सर के लड़की के साथ बैठा था उधर वो गणपति के टाइम पे, तो मैं उसको ऑरेंज के 4 टाइप्स पता थे। मैंने बोला जिंदगी चल रही बस, अब कुछ और तो कुछ है नहीं। अब ये ई वे बिल है, पहले क्या लग रहा था, ऑक्ट्रिव टैक्स वगैरह लग रहा था, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ला लिया गया। इसमें ऐसा है कि कोई भी अगर 50,000 से ज़्यादा का अगर ऑर्डर रहा तो ये तुम बिल बना सकते हैं, और तुम डायरेक्ट ये बिल ही दिखाओगे, तुमको ऐसा प्रॉपर वहां रुक के पैसे देने की जरूरत है ही नहीं, डिजिटलाइज कर दिया गया है, इतना समझ ले। अब इसको थोड़ा पढ़ लेना, मैंने पूरा हिंदी में कर दिया है ये, नहीं जाएगा तुमको इशू, मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश से ज़्यादा तो बहुत ईजी जाएगा। हाँ, एक कॉम्पोजिशन लेवी करके रहता। कॉम्पोजिशन लेवी मतलब क्या रहता वो देखते हैं, समझ रहे हैं ना सबको? ठीक है, पिछले बार से तो अच्छा जा रहा हूँ मेरे हिसाब से क्लास। पिछले बार तो क्या गया, मेरे को भी नहीं समझा आधे टाइम, बहुत गंदा गया क्लास का। तो एक कंपोजिशन स्कीम रहता, अब वो क्या रहता उसे हम देखते हैं।
देखो, अभी गणपति बैठा था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, तुम लोगों से पैसे लिए गए क्या, सर ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए। अब अगर वो कंपोजिशन वाला रहता था, तो अपने गणपति मंडल जैसा कार्यक्रम रहता था, हर एक आदमी से 500 500 1000 रुपए लिए जाते थे, और उससे फिर गणपति बिठाया जाता था। ये क्या था, कंपोजिशन लेवी था, मतलब हर एक के ऊपर लगने वाला था। अभी ऐसा बहुत क्रूड वे में बता रहा हूँ कि वैसा ऊपर के थर पे समझ लो कि क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये कंपोजिशन लेवी मतलब क्या होता है कि सपोज करो, अ, अब ये जीएसटी कैसा होता है कि भाई जीएसटी का पेपर वर्क वगैरह चलता है, हर एक जो भी सप्लायर वगैरह है उसको बनाना पड़ता है, और महीने के महीने गवर्नमेंट को ये चीज़ पेश करना पड़ती है। महीने के महीने करना पड़ता था, बाद में 2 3 महीने का भी करना पड़ता था, और बाद में साल भरे के बाद में भी ऐसा दिखाना पड़ता था कि देख भाई मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। और फिर मतलब जो भी एट दी एंड यही बताना पड़ेगा ना कि कितने पैसे कमा रहा है, कितने पैसे गवा रहा है, वगैरह वगैरह, ये जीएसटी में। शॉपकीपर से शॉपकीपर जो भी पैसा कमाएगा वो गवर्नमेंट को बताएगा कि देख भाई मैंने इतना पैसा कमाया, वगैरह वगैरह, और इसके ऊपर भाई तू मेरा टैक्स लगा दे। पर ये है अब तुम बताओ, जो छोटे छोटे मतलब दुकानें हैं, उनको ये चीज़ परवड़ेगी नहीं कि प्रॉपर उनको एक सीए रखना पड़ेगा, उनको ऐसा प्रॉपर बिल बनाना पड़ेगा कि देख भाई मैंने 10 रुपए कमाए। भाजी वाले ने सीए रखते हुए देखा है कि तुमने? पर उसको भी जीएसटी देना पड़ता होगा ना, मतलब नहीं दे रहा है वो जीएसटी, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ, जीएसटी नहीं दे रहा वो। पर सपोज करो ना, अब वो गुड्स बेच रहा है ना, तो उसके अब वो क्यों भाजी वाले पे नहीं लग रहा है जीएसटी, मैं बताऊंगा। पर एक मोर और लेस ऊपर के इस पे से देखो कि वो भी एक प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो फिर उसके ऊपर भी टैक्स लगने को होना था जीएसटी के नाम पे, और उसको भी पेपर वर्क वगैरह करना पड़ता था। तो एक्चुअल में क्या होने वाला था कि जो भी लोग क्या बोल सकते, कोई ना कोई चीज बेच रहे हैं या फिर सर्विस बेच रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला था, ये चीज होने वाली थी। पर गवर्नमेंट बोले यार ये बहुत महंगा खेल है, ऐसा प्रॉपर बिल बनाना पड़ेगा, सीए के पास जाना पड़ेगा, चक्कर मारने पड़ेंगे, और वो जो एक कमजोर आदमी है वो इसमें पिस जाएगा बोलते। तो इन्होंने तय क्या किया कि एक कंपोजिशन स्कीम ला दी। मतलब कि सपोज करो, एक खाने का अगर 1000 रुपए अगर कमा रहा हूँ टर्नओवर, तो उसके ऊपर 1% का कंपोजिशन लेवी है। मतलब भाई तू कहाँ से कितने भी पैसे कमा ले, तेरा अगर 1000 रुपए का बिल बना है, मतलब 1000 रुपए अगर तेरा टर्नओवर है, तो उसके ऊपर सिर्फ तेरे को 1% ही जीएसटी देना पड़ेगा। तेरे को ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने वहां से 100 रुपए कमाए, वहां से 200, यहाँ से 300। तू सिर्फ मेरे को इतना बता कि तूने पूरा कितना कमाया, उसके ऊपर मैं तेरे को सिर्फ एक परसेंट का टैक्स लगाऊंगा, और तेरी बात खत्म हो जाएंगी। तेरे को ऐसा पूरा पेपर वर्क वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा चीज चलने वाले थे। तो ये टर्नओवर लिमिट थी, टर्नओवर मतलब जितना कमा रहा है एक महीने के अंदर, उसकी लिमिट थी। तो इसके अंदर क्या था कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर वो 1.5 करोड़ कमा रहा है सपोज करिए, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उसका इनकम अगर उसका टर्नओवर साल का 50 लाख है, गुड्स बेच रहा है मतलब कितना, 1.5 करोड़, और ये 50 लाख एनुअली, तो तुम इस स्कीम का लाभ ले सकते थे। इसका नाम क्या था, कंपोजिशन लेवी। और ये ऑप्शनल थी, ऐसा नहीं थी कि भाई हर एक को इस चीज का फायदा लेना ही है। तुम जीएसटी के प्रोसेस से जा सकते थे, तुम बता सकते थे कि देख भाई मैं यहाँ यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, यहाँ यहाँ से मेरे को इतना अमाउंट आ रहा है। फिर तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करते थे, और तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आता था। ये एक लंबी प्रोसेस होती थी जिसके लिए तुमको सीए का लाभ लेना पड़ता था, मतलब सीए के लिए मतलब अप्लाई करना पड़ता, सीए वगैरह ये सब चीजें देखता था, ठीक है। पर ये ऑप्शनल स्कीम है, इसके तहत ऐसा है कि डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर 1% टैक्स लग जाएगा, जो भी तुम साल भरे में कमा रहे हो उसके ऊपर। तो इसमें क्या हो रहा था, तो इसके ऊपर 1% टैक्स लग जाता मैन्युफैक्चरर के ऊपर। मतलब अगर वो 1.5 करोड़ कमा रहा है तो उसे कितना देना पड़ता था, 1%। सपोज करो जो भी अमाउंट होगा, मेरे को भी कैलकुलेट नहीं हो रहा, थोड़ी बड़ी है, बड़ा आंकड़ा है, पर 1% लगेगा, कोई ऐसा पेपर वर्क ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वही अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह है नॉन अल्कोहलिक वाले, तो उसके ऊपर कितना लगने वाला था, 5% का लगने वाला था। और अगर कोई अदर सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसके ऊपर कितना लगने वाला था, 6% का लगने वाला था। मतलब
ये किस पे लग सकता था? सर्विस प्रोवाइडर, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब आशीष सर को ये ऑप्शन रहता था कि भाई तुम मेरे को ये मत बताओ कि कितने स्टूडेंट से कितने पैसे आए, तुमने कहाँ पैसे गवाए, कंप्यूटर खरीदा, एसी खरीदा वगैरह, ऐसा बिल वगैरह कुछ मत बनाओ मेरे लिए। तुम एक काम करो, ये कंपोजिशन लेवी है, मतलब तुमने एक साल में कितना अमाउंट कमाया वो सिर्फ मेरे को बता दो, और तुम 6% का टैक्स भर दो उसके ऊपर, और बात खत्म हो गई, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं। मतलब वही जो ऐसे छोटे मोटे बिजनेसमैन है उनका इस चीज में फायदा हो जाता, पेपर वर्क नहीं लगता था, टाइम स्पेंड ज्यादा नहीं लगता था, ये चीज होती थी। यहाँ तक समझ गया सबको? अब है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेल। कॉम्पेंसेशन मतलब क्या रहता? तो वो क्यों मिलता? सपोज करो मैंने चलते चलते मेरी सेकंड हैंड गाड़ी से किसी को ठोक दिया और उसको कुछ ना कुछ लगा, तो उसके एवज में कुछ ना कुछ डिमांड करेगा, तो वो मैं क्या दूंगा उसको? कॉम्पेंसेशन दूंगा। तो अभी इसमें क्या हो रहा था, जीएसटी में स्टेट का बहुत ज्यादा लॉस हो सकता था, क्योंकि स्टेट के हाथ से बहुत सारे टैक्सेस चले जा रहे थे ना, ना एंटरटेनमेंट पे टैक्स लगा रहा, ना लग्जरी, मतलब पूरे सेंट्रल के टैक्सेस चले जा रहे हैं, एक जीएसटी नाम का घटक आ जा रहा, और स्टेट के भी पूरे टैक्सेस चले जा रहे हैं, और एक एसजीएसटी नाम का घटक आ जा रहा, ना वैट लगा पा रहा, ना वो क्या बोल सकते, वैट लगा रहा, ना ऑक्ट्रिव टैक्स लगा रहा, ना लग्जरी टैक्स, ना एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लगा रहा स्टेट। तो इसमें एक डर था स्टेट के ऊपर कि भाई मेरा लॉस हो सकता है ना। अरे हाँ, तो बोला यार, यार तुम मतलब क्या बोल सकते हैं, वो यार, ये है ना रे, एक बहुत बड़ा कवि है, उसका नाम क्या है? अरे यार, अपने अपने राम देखा है वो उसमें? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, नाम आ रहा है, कुमार नाम है यार, कुमार विश्वास। तो वो ऐसा बोलता है जनता के बारे में, मतलब जो सुनने वाले लोग रहते हैं उनके बारे में ऐसा बोलता है कि ये ऐसी जनता है, बोलते जहाँ पंडित भी उन्हें 100 बार बताता है उसे स्वाहा कीजिए, तो ये वैसे ही चल रहा, हाँ बोलिए, क्या है बटे तुम थोड़ा तो मतलब। तो ऐसा है, मतलब ऐसा शायरी भी सुनाई तो वाह बोलना पड़ता, वो भी बताना पड़ता, अभी वाह बोलना था। तो अब ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन क्या है, कि क्या हो रहा था कि स्टेट को ऐसा डर था कि भाई अब ये नई तुमने एक टैक्स सिस्टम ला दी, तो उसके जरिए भाई हमारा लॉस हो सकता। तो फिर सेंटर ने एक योगदान किया इसमें, कि सेंटर बोले तुम कितना पैसा कमा रहे बोलते हर साल, तो बोलते हमारा 14% का इंक्रीमेंट है बोलते, मतलब मैंने 2013-14 में अगर 100 रुपए कमाए होंगे, तो 14-15 में मैंने कितने कमाए? 14% ज्यादा, मतलब 114 रुपए कमाए। बाद में और 100, मतलब 14% ज्यादा, मतलब हर साल में जो भी मेरा प्रीवियस ईयर का इनकम है उससे मैं 14% ज्यादा कमा रहा हूँ, ऐसा स्टेट का बोलना था। तो फिर सेंटर ने इस पे क्या बोला कि ठीक है, बोलते तुम हर साल 14% की इंक्रीमेंट है ना तुम्हारी, तो मैं मान लेता हूँ, और अगर ये जीएसटी लाने के बाद में, अगर कैमरा फ्रेंडली रहना पड़े, तो अगर मैं, मतलब ये जीएसटी लाने के बाद में अगर सेंटर को, मतलब कुछ भी अगर लॉस हुआ स्टेट को, कुछ भी लॉस सपोज करो, तो उसके तहत क्या हो जाएगा कि भाई 14% क्या ये होना पहले, तो फिर ये जो भी लॉस होगा उसके लिए सेंटर ने क्या लाया? जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेज। सेज मतलब क्या होता है कि ये लगेगा, सेज मतलब एक अमाउंट रहती, मतलब एक टैक्स रहता जो चिन गुड्स पे लगने वाला था, तंबाकू, ये हरदम ऐसे बेवड़े लोगों का ही नुकसान करा जाता है, ऐसा कुछ भी अगर लाया गया तो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये किस पे लगने वाला था? दारू पे, टोबैको पे, वगैरह वगैरह पे। उनसे वो पैसे लिए जाते थे सेल्स के नाम पे, और किसे दिए जाता था? स्टेट को वापस कर दिया जाता था। तो ये क्या था? कॉम्पेंसेशन सेल्स था। अगर स्टेट को, अगर जीएसटी लगाने के बाद में भी अगर अपना प्रॉपर रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, तो फिर क्या होने वाला था कि उसको पैसे वापस मिलने वाले थे, किसके जरिए? सेल्स के जरिए। और सेल्स किस पे लग रहा था? सिन गुड्स पे लग रहा था, जो भी ऐसे प्रोडक्ट है उसके ऊपर वो चीज लगने वाली थी। ठीक है। पर ये क्या हो गया, ये अच्छा से चला 17, 18, 19 तक, 5 साल के लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि भाई हम तुम्हारे को कॉम्पेंसेशन सेल्स के नाम पे पैसे देंगे बोलते। पर क्या हो गया, बीच में आ गया कोरोना। कोरोना आने की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था डूब गई। तो अब तो वो 14% छोड़ो, जो पैसे थे वो भी दे नहीं पा रहा था स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहे। तो कहाँ से, इमरजेंसी आ गई थी। फिर उस टाइम पे एक चीज लाई गई कि भाई सेंटर क्या करेगा, लोन उठा के स्टेट्स को देगा जो भी वो कम पड़ रहा है 14% के हिसाब से। और बाद में जब कोरोना चले जाएगा 2022 के बाद में, तो फिर वो स्टेट के ऊपर एक ऑब्जेक्शन रहेगा कि भाई तू प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट वापस सेंटर को दे देना। उसमें भी एक तरतूद की गई। पहले एक कितने साल का लगने वाला था, 2022 तक ही लगने वाला था ना कॉम्पेंसेशन। तो 2022 के बाद में क्या हो गया पता है क्या, अभी भी सेस लग रहा है। कहाँ तक लगने वाला था, 2022 तक। पर अभी 2026-27 तक लगने वाला है। क्यों लगने वाला है कि ये जो सेज मिलेगा, ये पैसे मिलेंगे, उसके जरिए जो स्टेट्स को लोन दिया है उसके पैसे सेंटर चुका देगा। मतलब एक्चुअल में स्टेट ये पैसे देने वाला है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो लोन दिया है कोरोना के टाइम पे, नहीं। अभी वो 5 साल बढ़ाने के बाद से वो वापस से उस चिन गुड्स के जरिए पे किया जाने वाला था। ऐसी चीज चल रही थी। अब ये ऐसा चीज चलने वाली थी। ओके, बाद में फिर आगे जाते हैं। ये देखो, ये 2026 तक सेज लिया जाने वाला था। ओके, और उसके जरिए वो जो प्रिंसिपल और लोन का अमाउंट था वो चुकाया जाने वाला था। अब चैलेंजेस देखेंगे। अब ये तो तुमको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि जीएसटी में क्या फायदे है क्या नहीं है। मतलब अच्छा लग रहा है ना ये पहले के प्रीवियस टैक्स सिस्टम से, कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए पैसे मिलने वाले हैं, टैक्स ऑन टैक्स नहीं लगेगा, और एक दो ही टैक्स लगने वाले हैं। थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में सब चीज़ें चलेगी। ओके, पर इसके बाद क्या हुआ, चैलेंजेस ऑफ जीएसटी देखेंगे कि अभी ये प्रीवियस टैक्स सिस्टम के चैलेंजेस तुमने देखी, अब ये है जीएसटी के चैलेंजेस क्या आए थे जीएसटी लागू करने के बाद। तो इसमें क्या हो गया बोलते हैं कि मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हो गए, 5%, 18%, 12%, 28%, बहुत सारी स्लैब्स बन गई ना। तो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं हो रहा कि जो पिछले बार वो लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वो जो एक वर्गवारी चल रही थी, वैसे ही ये वर्गवारी परसेंट के नाम पे चल रही। मतलब वही हो गया ना, वो भी कॉम्प्लिकेटेड था, ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्योंकि सपोज करो ये 4 टैक्स स्लैब्स है, 5%, 12%, 18%, 28%। बाद में एग्जाम कैटेगरी का एक चार्ट है। बाद में गोल्ड के ऊपर 3% का टैक्स अलग लग रहा है जीएसटी में। बाद में लग्जरी के नाम पे अलग टैक्सेस लग रहा है, जो सेज मैंने बोला। तो अभी ये क्या हो गया, 7-8 लोग हो गए टैक्स लगने वाले। और इसके वजह से भी कॉम्प्लिकेट हो गया था सिस्टम। ओके, मैं पता हुआ ये अब थोड़ा सा ऐसा ऐसा जाएगा, पर हम एक ही दिन मिल रहे हैं। ओके, तो थोड़ा हाँ, चल सकता है ना, समझ रहा है ना, ऐसा कि ऐसा तो नहीं हो गया कि 5-10 मिनट का ब्रेक ले लूँ। मेरे हिसाब से ये क्लास आज ही एंड कर दो, लंबा खींच के फायदा नहीं है। बोर नहीं हो रहा है ना किसको, क्या सच बोल दिया करो ऐसा। मतलब वो क्या बोल सकते, वो एक्स के तरह मत रहो तुम कि भाई हाँ हाँ नहीं ठीक चल रहा है हमारे बीच में, सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मत रहो। बोर हो रहा है तो बता देना, ठीक है। चल रहा है ना ठीक से। अगर यहाँ पे किसके भी दिमाग में आ रहा है कि मेरे को बोर हो रहा है, तो मैं आदर से बोल रहा हूँ, सच में जा सकते हो, तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है। पर मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि जीएसटी खत्म हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ी देर, फायदे का है तुम्हारा। पर समझ रहा है मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि समझ जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ गया है ना सब चीजें, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। ओके, एक शायरी सुनोगे क्या, मतलब हाँ। तो मैं मैं यहाँ पे सिर्फ किसी दिन नाच ना दूं, मेरे को उसका डर है। क्योंकि क्योंकि मेरे को ऐसा उदास चेहरे अच्छे नहीं लगते। तो एक वन लाइनर ही है, वन लाइनर है। तो मेरा नहीं है, मेरे दोस्त ने लिखा था कि ऐसी है वो, अभी हमारी एज वैसी है तो फिर वो वैसी ही शायरी आई। तो उसमें वो बोलता कि भाई, मतलब वो ऐसा बोलता, तो भाई कितने दूर है बोलते वो तुमसे, ऐसा पूछता हो। मतलब एक दोस्त उसको पूछता वो लड़के को कि भाई कितने दूर है वो तुमसे। तो वो क्या बोलता पता है क्या, कि उतना ही जितना तब थे।
मतलब इसका साधारण इसमें ये अनुवाद है कि भाई जब हम दोनों साथ में थे तब भी हम उतने ही दूर थे, सिर्फ मेरे को पता नहीं था कि हम इतने दूर है करके। समझा नहीं होगा, समझा? तो अभी कंटेक्ट समझ गया। तो अभी सुनो कि भाई कितने दूर है वो तुमसे, अभी मतलब अब सब टूट गया ना, हो गया अलग। तो अभी वो पूछता है कि अभी कितने दूर है बोलते, मतलब वही अब वो चिढ़ाने के लिए पूछ रहा होगा कि भाई कॉल आते क्या, ये वो सब चीजें। फिर उस पे वो बोलता कि जितना तब थे अभी भी उतना ही दूर है, सिर्फ तब मेरे को पता नहीं था, आज मेरे को पता है। ठीक है। इसके बाद वाह ऐसा बोला। चलो अगला, अगला कार्यक्रम एक नई स्पिरिट के साथ कि अब जीएसटी के चैलेंजेस दिख रहे थे। पहला हमने चैलेंज देखा कि बहुत सारे स्लैब्स बन गए हैं। दूसरा चीज है कि भाई जीएसटी अल्कोहल पे नहीं लग रहा, पेट्रोलियम पे नहीं लग रहा, एनर्जी प्रोडक्ट पे नहीं लग रहा, और जीएसटी के स्कोप से ये लोग बाहर है बोलते हैं। और ये क्यों बाहर है? क्योंकि इससे स्टेट को बहुत ज़्यादा आमदनी होती है और इसलिए वो इन चीज़ों को अपने से दूर करना नहीं चाहते। ठीक है। पर इसमें इशू क्या होता है पता है क्या? मैंने क्या बताया था पहले, वो अन अकेडमी वाले टी शर्ट्स वगैरह छाप रहे थे और उसका बिल जीएसटी के नाम पे दे देते थे और उनको पैसे वापस मिल जाते थे। पर तुम अब वो बिजली के साथ में वो चीज़ नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में वो चीज़ नहीं कर सकते कि तुम गवर्नमेंट को जीएसटी के टाइम पे तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिखाओगे कि देख भाई मेरे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का इतना इतना टैक्स लगा है, और तू भाई इसमें से जो टैक्स लगा है उसमें से वो जो मेरे ऊपर जो तू टैक्स लगा रहा है उसमें से काट दे इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए। तो तुम्हारे को साफ तौर पे गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, क्या बोलेंगी गवर्नमेंट? जब गवर्नमेंट के पास तुम बिल लेके जाओगे तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगी तुम्हारे को जीएसटी के नाम पे कि भाई ये देख मैंने टैक्स भरा है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेंगी? निकल। इतना ही बोलने वाली है क्योंकि वो जीएसटी के अंदर है क्या? नहीं है। तो फिर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का पार्ट भी नहीं है। बात खत्म हो गई। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको इस चीज का फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि हमारे को बिल आ रहा है 2-3 हजार, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार, उनको लाखों में बिल आता है। उसने उनके मशीनरीज चलेंगे वगैरह वगैरह, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल का जो टैक्स है वो तो वसूल होने को ना ना, तो वो नहीं हो। बाद में एक रेवेन्यू प्रिंसिपल रहता कि भाई सस्ता अगर टैक्स रखोगे तो सब लोग भरेंगे, और वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है ऐसा वैसा। एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है कि क्या है वो थ्रेशोल्ड लिमिट, कि अगर तुम्हारा रेवेन्यू 40 लाख ही है, मैंने क्या बताया था पहले, वो कॉम्पेंसेशन कंपोजिशन लेवी कब लग रहा था? 1.5 करोड़ कमाओगे या फिर सर्विसेज के नाम पे 50 लाख कमाओगे कम से कम, तब तुम्हारे पे टैक्स लगेगा। अब ये जीएसटी क्या बोल रहा है कि अगर तुम सिर्फ 40 लाख का अगर तुम्हारा टर्नओवर है तो तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगेगा ही। तो फिर अब ये जो लोग है जो बहुत ज्यादा होशियार है वो क्या करते, उनका जो टर्नओवर है वो 40 लाख के अंदर ही रखने का ट्राई करते, भले ही वो कितना भी कमा ले। तो उसके जरिए जो 40 लाख के अंदर ही दिखाएंगे उनका एनुअल टर्नओवर, उनके ऊपर भी टैक्स ही नहीं लगेगा ना। जैसे अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो तुम्हारे से कैश में ही पेमेंट मांगा जाएगा, या फिर कैश में ही पेमेंट मांगा जाएगा। और क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई लोगों से बिल ही नहीं खरीदा जाएगा, डायरेक्ट वैसे यहाँ पैसे दीजिए हो गई बात खत्म, कोई बिल विल का झंझट नहीं। इसमें फिर तुम्हारा टर्नओवर ही दिखेगा नहीं। इसलिए वो चीज़ हो रही थी, मतलब अब 40 लाख के नीचे लोग रहना चाहते, गरीबी में लोग रहना चाहते, दिखाना चाहते हैं। मैंने तो कुछ कुछ ऐसा भी देखा कि भाई खेती वाले जो है ना, उनका जो उत्पन्न का दाखला रहता है वो साथ, मतलब वो जो भी बोलते हैं वो कौन सा नंबर बोलते हो, 7-12 नहीं ना रे, जो टैक्स लग रहा है उसका, हाँ 16 नंबर का फॉर्म, उसके ऊपर जो अमाउंट रहती वो एकदम 75 हजार कमा रहे, 1 लाख कमा रहे, इतनी कम रहती। तो वो भी ऐसी ही टैक्स चोरियां हो रही है। वो लाजमी भी होना भी चाहिए फार्मर के लेवल पे, तो मैं मानता हूँ कि करो, पर ठीक है। तो अभी ये जीएसटी की लिमिट कितनी है? 40 लाख है। 40 लाख के नीचे होंगे तो तुम्हारे ऊपर जीएसटी ही नहीं लगेगा। और कॉम्पेंसेशन लेवी के क्या है, अगर सर्विसेज कमा रहे तो 50 लाख का होना चाहिए, और 1.5 करोड़ गुड्स कमाते हुए होना चाहिए। ठीक है। अब ये एक चीज बताया है कि भाई इनफॉर्मल सेक्टर जो है उनके क्या प्रॉब्लम्स है, कि भाई 6 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल मतलब कि उतना ज्यादा उनकी ग्रोथ नहीं, मतलब इनफॉर्मल मतलब कि उनके से कोई
क्या बोलते हैं, लीगली उनका कुछ है नहीं अस्तित्व। जैसे यहाँ पे पोहे की गाड़ी वगैरह रहते, कौन सी पोहे बोलते हैं वो, इंडोरी पोहे वगैरह वगैरह। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस है ना उनके वहाँ पे। अब वो ऐसा बोलते कि ऐसे ही छोटे मोटे पकड़ लो, ऐसे 6,000 मतलब 6 करोड़ बिजनेसेस है बोलते हैं। और उसमें से 2.5 करोड़ छोटी फॉर्म्स है जो एग्जाम्प्ट हो जाती है, जिनका 40 लाख के नीचे टर्नओवर है इनफॉर्मल सेक्टर में। पर अगर वो ये 4 करोड़ लोगों को अगर इनकम टैक्स वगैरह फाइल कर, मतलब ये जीएसटी वगैरह के पेपर वर्क करने लगाओगे, तो उसकी वजह से बहुत इशू हो जाता है इन गरीबों के साथ में, क्योंकि उनको सीए रखना पड़ता। और सीए को पता है कि इसको ज़्यादा समझता नहीं, तो मैं इसको पूरा समझाऊंगा क्या रहता। तो फिर वो चीज़ होती है, वो उससे पैसे हटने की कोशिश करता। अब जीएसटी के साथ में एक इन्वर्ट, ये पिछले बार बहुत इसने मेरे को तंग किया था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ याद नहीं होगा है ना। हाँ। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या रहता, जो एक चैलेंज है जीएसटी के लिए, पहले था मतलब अभी नहीं है, 22 तारीख के बाद में ये चैलेंज नहीं रहेगा। पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब क्या रहता, सपोज करो तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे को कोई चीज़ लाने के लिए बोला, और तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे को 10 रुपए दिए, और तुम्हारे को तुम्हारे मतलब तुम्हारे मम्मी को तुम्हारा पता है कि तुम्हारे को जितने पैसे दिए जाते उसमें से तुम 2-4 रुपए अपने पास रखने का ट्राई करते, है ना। ये चीज चल रही थी काफी सालों से, मम्मी ने भी ये चीज ऑब्जर्व कर ली। तो मम्मी ने क्या बोला, उसके हाथ में 20 रुपए की नोट थी, और 20 रुपए का नमक का पूड़ा लेके आ बोलते, और बाकी के पैसे तू रख लेना। वो भी बहुत खुशी से गया, 20 रुपए का नमक का पूड़ा लिया, फिर उसको पता चला कि कुछ भी नहीं बच रहा। तो अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब कैसा हो रहा है, एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इसमें क्या हो रहा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बेसिकली, अब ये रॉ मटेरियल, ओके, वापस से अपना पसंदीदा कॉटन ही है ये, ओके। और इसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया 18% का। ये क्या है, रॉ मटेरियल है ना। अब तुमने क्या बनाया, इसका शर्ट बनाया, इसके ऊपर टैक्स है 5% का। और अब तुम्हारा जीएसटी के जरिए क्या था कि मैं यहाँ से जो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, मैं इसमें से वसूल कर लूंगा। अब करके दिखाओ वसूल, ये 5% टैक्स लगा है ना यहाँ पे। अब वो एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि तेरे को मतलब सपोज, समझ रहे हैं ना तुम्हारे को क्या हुआ है यहाँ पे। इसमें क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल काफी महंगे अमाउंट पे दिया जा रहा है, मतलब रॉ मटेरियल पे ज्यादा टैक्स लग रहा, जबकि वो शर्ट पे लगने को ना ज्यादा टैक्स। क्योंकि फिर अगर इधर ज्यादा टैक्स रहेगा, इधर अगर 24% रहता था, तो इसमें से 18% काट के 6% का टैक्स लगता था, इसके पैसे बच जाते थे। पर अगर इसके ऊपर 5% ही टैक्स है ये शर्ट के ऊपर, और इसके ऊपर 18% टैक्स है, तो ये 5% में से 18% माइनस करो, मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा, ये प्रोडक्ट 13% महंगा बिक रहा है। मतलब एक ही चीज पे 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है तुम्हारे को। अब इसको मतलब एक्चुअल में ये चीज ऐसी ही हो रही थी, एग्जाम्पल भी है मेरे पास 2 चीजों के। टेक्सटाइल सेक्टर में क्या हो रहा था कि जो रॉ मटेरियल था, फैब्रिक्स, यार्न, मैनमेड वगैरह वगैरह, इसके ऊपर 12% या 18% का टैक्स लगाया जा रहा था। और वही जो फाइनल प्रोडक्ट है, गारमेंट, फिनिश कोट्स, क्लोथ्स, पर कम जीएसटी था, 5% का ही था। तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट क्या हो रहा, उसके पैसे मिल रहे का इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए, टेक्सटाइल सेक्टर को नहीं मिल रहे। रॉ मटेरियल महंगा बेचने की वजह से जो उसका एक्चुअल प्रोडक्ट है, मतलब जो मिल रहा है और मतलब मार्केट में जो आ रहा है, वो महंगा हो जा रहा है, क्योंकि 5% में से 18% निकालो, 13% वो प्रोडक्ट महंगा बिकेगा मार्केट के अंदर। तो ये चीज टेक्सटाइल सेक्टर के साथ हो रही थी। दूसरा ये चीज जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर के साथ भी हो रही थी। फर्टिलाइजर पे 5% का जीएसटी था, फर्टिलाइजर 5% जीएसटी। पर उसके जो इनपुट्स थे, अमोनिया, मतलब जिससे वो फर्टिलाइजर बन रहा है, उसके ऊपर कितना जीएसटी था, 12%, 18% का। मतलब एक्चुअल में जो फर्टिलाइजर 13% ज्यादा महंगे बेचे जा रहे थे। और ये साइकिल किसको समझ नहीं आ रही।
12%, 5%, 7% का क्रेडिट रिफंड नहीं मिलता था, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं ये फूड चेन देखा है ना तुमने, तो फिर एकदम निचला फूड चेन देखो, घास कौन खाता है? अब वो गाय का नाम मतलब भाई अपन बीजेपी में रहे। घास कौन खा रहा? और भी, हाँ डियर खा रहा। फिर डियर को कौन खा रहा? टाइगर खा रहा, है ना? अब वो उल्टा हो गया, सपोज करो ये उल्टा हो गया। अब इसमें ऐसा हो रहा कि डियर भाग रहा है उसके पीछे, वो टाइगर के पीछे। ऐसा कुछ सिचुएशन बन गया था यहाँ पे, क्योंकि उल्टा हो गया था ना ड्यूटी स्ट्रक्चर, पैसे ही नहीं मिल रहे थे। तो वैसे ही जो फूड चेन उल्टा होने के बाद तुमको अजीब लग रहा है, ऐसा ही कुछ ना कुछ अजीबता इसमें भी थी, क्योंकि तुम्हारे को 7% जीएसटी आने के बाद में भी देना पड़ते थे। समझा सबको क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा? और ये फर्टिलाइजर के साथ में भी चीज हो रही थी। फिर ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या रहता बेसिक वे में, कि भाई ये टैक्स रेट होता है, और जो रॉ मटेरियल पे ज़्यादा होता है और जो वो आउटपुट प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर टैक्स कम लगता है, उससे फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए जो पैसे मिलना चाहिए वो नहीं मिलते हैं, और प्रोडक्ट महंगा बिकता है। और ये मैंने बताया है कि एग्जेम्पन्स कैसे है। 40 लाख का अगर टर्नओवर होगा तो तुम्हारे को जीएसटी फाइल वगैरह नहीं करना पड़ेगा, और सर्विसेज के केस में ये 20 लाख का ही अमाउंट है। ओके। और इसमें भी ऐसा है कि वो जो एग्जेम्पन्स बताए ना मैंने तुमको, 40 लाख टर्नओवर के और 20 लाख टर्नओवर के, अगर तुम्हारा टर्नओवर इंट्रा स्टेट का है तो ये चीज चालू है। अगर तुमने बाहर स्टेट में अगर बेच के तुम 40 लाख कमा रहे होंगे तो तुम्हारे ऊपर ये लगेगा प्रॉपर वे में, तुमको एग्जेम्पशन नहीं है, तुम्हारे को जीएसटी का अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये तुम पढ़ लेना। मैंने तुमको वो जो बताया था ना गुड्स सर्विसेज वाला आइटम, अन अकेडमी के कपड़े वगैरह, या सर्विसेज के नाम पे इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है, उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है, ये तुम समझ लेना। ये कुछ नहीं, मैंने सिर्फ जो भी अभी बकेती की है ना वही सिंपल लैंग्वेज में है, और ज़्यादा हाँ ये देखो, ये भी मैंने डेस्टिनेशन बैट बेस्ड टैक्स है करके जीएसटी वगैरह बताया तुमको, क्यों है कैसे है वगैरह वगैरह। हाँ ये सीएस क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो टैक्स के ऊपर लगता है। मतलब कोई अगर लग्जरी गाड़ी अगर कोई ले रहा होगा, या टोबैको या स्मोकिंग प्रोडक्ट्स, या फिर कोई अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे अगर काम कर रहा होगा तो उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लगता है वगैरह वगैरह। ये चीज़ रहती है, और उससे कॉम्पेंसेशन किसको मिलने वाला था? स्टेट्स को मिलने वाला था, अगर रेवेन्यू कम हो गया तो। ये एक सर चार्ज रहता जो डायरेक्ट टैक्स के केस में लगता। ठीक है, पढ़ लेना, तुमको समझ जाएगा। एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो हाई इनकम इंडिविजुअल जिनका 50 लाख से ऊपर का पेमेंट रहता साल का, उनके ऊपर ये टैक्स लगता है, सर चार्ज बोलते हैं इसको। और ये मैंने कंपैरिजन में भी समझाया है। ओके। हाँ, अब ये मैंने बताया है कि अल्कोहल मतलब, ये क्वेश्चन समझ लो, क्यों स्टेट मतलब इसे अलाउ नहीं कर रहा, अल्कोहल, एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी या लैंड रियल इस्टेट को जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा? उसके लिए मैंने बताया कि स्टेट क्यों नहीं बोल रहा है जीएसटी में लाने से इन लोगों को। एक्चुअल में सिर्फ सिंपल यही लॉजिक है कि वो रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करेगा स्टेट को, बस और कुछ भी नहीं। जीएसटी खत्म हुआ अभी तक का, रुको 2 मिनट। अभी सिर्फ अभी जो जीएसटी नए प्रोविजंस लाए गए, अभी तुमने उसके मतलब चैलेंजेस देख लिए पूरे, कि जो जीएसटी लाया गया था 2017 में, उसके साथ क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या थे? तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, बहुत सारे स्लैब्स थे, और बाद में एक रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा था वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या है, अभी रिसेंटली बैठक हुई, उन्होंने तय किया कि भाई मिश्रा जी जीएसटी पढ़ा रहे हैं तो उनको और थोड़ा सा मेहनत करने लगाते।
तो ये जीएसटी 2.0, जिस दिन मैंने जीएसटी चालू किया उसके अगले दिन ही न्यूज़ था कि जीएसटी के साथ हेर फेर होने वाली है कुछ। तो फिर देखो, अब ये हेर फेर क्या हुई है हमारे लिए बहुत अच्छी है। जीएसटी और ज्यादा मतलब अच्छा हो गया सब लोगों के लिए। क्यों हो गया वो बता देता हूँ, और इससे तुम्हारे को एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि अभी जीएसटी कितना अच्छा हो गया है सब लोगों के लिए। अभी तुम्हारे बहुत सारी चीजें सस्ती होने वाली है। ये एसी वगैरह जिसके ऊपर 18% टैक्स लगता था ना, अब बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, नहीं सॉरी 28% टैक्स लगता था, अभी 18% लगने वाला। मेरा एक दोस्त गाड़ी लेने गया, उसको सिर्फ जीएसटी के वजह से 50,000 कम में गाड़ी मिलने वाली है। सितंबर 22 के बाद 50,000 कम होने वाले हैं। कौन सी गाड़ी थी उसकी? नेक्सॉन थी। 50,000 कम होने वाली सिर्फ जीएसटी के फर्क होने की वजह से। ठीक है, इसलिए ये बहुत बड़ा है काम है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके बाद एंड है क्लास। तो देखो, एक 56 मीटिंग हुई, किसकी हुई? जीएसटी काउंसिल की हुई होंगी। क्यों मिलते हैं? डिसाइड करने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो जीएसटी काउंसिल बैठी। पहला क्या इशू था कि बहुत सारे स्लैब्स थे ना, अब इन्होंने दो ही स्लैब्स रखे, एक 5%, एक 18%। कौन सा स्लैब हटा? 12% का, 28% का स्लैब हट गया। बाद में अब इन्होंने एक नया स्लैब ऐड किया जो है 40% का। वो किस पे लगने वाला है? हमारे रिलेटेड नहीं है, होप तो नहीं भी रहना चाहिए, दारू वगैरह इन पे है वो टैक्स। तो फिर सुपर लग्जरी गुड्स, हाँ सुपर लग्जरी गुड्स, अगर कोई अगर 350 सीसी की ऊपर की बाइक अगर ले रहा होगा तो उस पर तगड़ा टैक्स लगने वाला है, 40% पे, 40% का। तो फिर इन्होंने वही बातचीत करी कि भाई अब कुछ ना कुछ करना पड़ता टैक्स वगैरह, ये अब प्रॉब्लम्स दूर करना है भाई हमारे को जीएसटी के साथ में। तो इन्होंने क्या किया कि बर्डन कम करना चाहा, कट करे स्लैब्स वगैरह वगैरह। तो ये देखो इसमें क्या हुआ, प्रो पीपल मूव वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, फोकस ऑन कॉमन, मतलब जो आम लोगों के उपयोग की वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्स कम लगने वाला है। रिफॉर्म्स ब्रिंग मेजर रिलीफ ऑन डेली यूज प्रोडक्ट, मतलब डेली यूज के जो प्रोडक्ट है तुम्हारे वो सस्ते होने वाले। 12% टैक्स लगता था तो अभी 5% लगेगा। तो जो पैकेज फूड्स है, जूस बटर चीज कोकोनट वाटर पस्ता नट्स, वो पहले 12% वगैरह था, 5% टैक्स लगेगा उस पर। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह थे, जैसे एमआरआई वगैरह निकालने के मशीन, वो भी अभी सस्ते हो गए हैं। वो पहले उसके ऊपर 12% का टैक्स लगता था, अभी सिर्फ कितना लगने वाला है? 5% का टैक्स लगने वाला है। मतलब ये मूव काफ़ी अच्छा है क्योंकि खाने पीने की चीज़ें तो सस्ती हुई है, पर मेडिकल जो चीज़ें है वो भी सस्ती हो गई है। 12 मतलब लगभग 7% का फर्क आया गया। और जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है, पनीर है, पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा ब्रेड चपाती खाकरा, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगने वाला। तुम शॉक हो जाओगे, पहले उस पर 12% का टैक्स लगता था। अब वो क्यों लगता था और क्यों लगाते थे? 5% का लगा सकते थे ना। अभी बहुत कॉमन चीज़ है ना यार, पनीर पिज्ज़ा पिज्ज़ा ब्रेड तो छोड़ो, अपन खाते भी नहीं। पर डायरेक्ट तुम डोमिनोज पे जाते हो, तुम्हारे घर पे पिज्ज़ा बनता है क्या? बहुत कम लोगों के बनता होगा मेरे ख्याल से। बेस वगैरह ला के तुम बना रहे हो, ओवन में रख रहे हो वगैरह वगैरह। हमारे घर पे फ्रिज तो भी पहुंचे, ओवन कब आएगा हमारे इधर? कितने लोगों के घर पे ओवन है बताओ? एक दो 10 के ऊपर नहीं होंगे मेरे ख्याल से तो। चार चार लोगों के घर पे ओवन है। कब ओवन आएगा फिर? वो छोड़ो, पर ये मिल्क पनीर चपाती खाकरा, इरेजर इरेजर पे 18% टैक्स था पहले। क्या मतलब? लोग खा रहे थे क्या इरेजर? मेरे को समझा नहीं। ऐसा कौन सा सिंगुड़ था वो इरेजर, मेरे को नहीं समझा। हाउस होल्ड गुड्स जो थे, हेयर ऑयल सोप शैम्पू बाइसिकल किचन वेयर, अब सस्ते होने वाले, वो डायरेक्ट 5% पे आने वाले। ये पहले 12% या 18% की कैटेगरी में थे। ओके, हाँ अभी ये देखो, एसी टीवी डिश वॉशर 28% था पहले टैक्स, अब डायरेक्ट 18% हो गया। मतलब अगर तुम्हारे को कुछ लेना है टीवी वगैरह और सस्ते में मिलेंगे। बाद में स्मॉल कार्स जो है ना, जिनका 1200 सीसी का इंजन है पेट्रोल वगैरह वाले, वो सस्ते में मिलेंगे। और जो 1500 सीसी की गाड़ियाँ वगैरह उसके ऊपर 18% टैक्स लगेगा, पहले वो 28% का था।
जो मोटरसाइकिल है जिनका 350 सीसी का इंजन है, कम से कम 350 का है या उससे ज़्यादा है, तो उसके ऊपर 18% लगेगा। सॉरी, 350 तक है, उनके ऊपर 18% लगेगा। 350 सीसी से ऊपर जाओगे, ये हमारे लद्दाख के सपनों पे पानी डालते हुए, तो लग्जरी कार्स पे 40% का टैक्स लगेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो 5% की कैटेगरी में ही रहेंगे, मतलब जीएसटी कम लगने वाला है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह पे। मेन एक चीज इसमें ऐसी हुई है, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह रहते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, उसके ऊपर अब टैक्स ही नहीं लगेगा। पहले उसके ऊपर 12% 18% टैक्स लगता था। मतलब अभी भी अगर किसी को अगर लेना है, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, पहले 50,000 का प्रोडक्ट मिलता था लाइफ इंश्योरेंस का, अभी वही प्रोडक्ट घट के 38,000 40,000 पे मिलेगा। मतलब ये काफ़ी अच्छा मूव है। पहले 12% या 18% लगता था। जिम वगैरह सस्ता होने वाला है अभी, जिम, सलून, बार्बर, योगा सर्विसेज, उसके ऊपर पहले 18 लगता था, तो अभी 5% टैक्स लगेगा। तो वही अब रैशनलाइजेशन हुआ, पहले 4 स्लैब थी तो अभी 2 ही स्लैब रहेंगी, 5% 18% की। अब इस वजह से क्या हुआ, ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था ना, अब तुमने देखे कि जो भी ऐसे रॉ मटेरियल टाइप के गुड्स है वो 5% के कैटेगरी में आ गए। मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, जो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था, वो शेयर, मतलब वो बियर शेयर को खाने वाला कार्यक्रम, वो नहीं हो रहा है। अब अजीबता नहीं रही, आ गए थोड़े शुद्धि पे आ गए। हाँ, पर इसके ऊपर स्टेट का ऐसा बोलना है कि भाई इससे हमारे को फाइनेंशियल लॉस होगा 80,000 से लेके 1.5 लाख करोड़ का। और सेंटर भी ये मानने को तैयार है कि 48,000 का लॉस हो सकता है। पर सेंटर ये बोल रहा कि भाई इस वजह से लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे और वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, तो वो एक चीज़ फायदे की होगी। और यही, अब टेक्सटाइल, पहले मैंने क्या बताया था, टेक्सटाइल के ऊपर 18% का टैक्स लग रहा था, वो इन्वर्टेड हो रहा था, अब वो 5% पे आ गया। और ये यान जो है वो भी 5% पे आ गया। ठीक है। और फर्टिलाइजर भी अभी, पहले इनके ऊपर 18% का टैक्स लगता था, तो अभी 5% का टैक्स लगेगा। ओके। वही फिर, और तो कुछ, हाँ, इससे फिर फायदा ही फायदा हुआ, हेल्थ सेक्टर को फायदा हुआ, फूड वगैरह में सस्ते हुए, और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर खत्म हुआ। क्लास एंड कर रहा हूँ, जीएसटी खत्म हो गया है। किसी के कुछ भी डाउट होंगे, 1 मिनट रुक रहा हूँ सिर्फ, पूछ लो अभी। क्लास एंड होने को 1 ही मिनट टाइम है, पूछ लो अगर कोई डाउट वगैरह होगा। है क्या कुछ डाउट? एंड करते क्लास में। चलो।